नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मानसी दवे और मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम। यहाँ से भारतीय बाजार के लिए दिन की शुरुआत तो अच्छी होती दिखी। लास्ट 1.5 आवर ऑफ ट्रेड में क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति, कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो प्ले आउट कर रहे हैं, सब कुछ बताने के लिए हाजिर हैं। इस वक्त बाजार ने लगभग सारी ग्लोबल अनिश्चितताओं को दरकिनार कर अच्छी मजबूती की चाल पकड़ी और लगातार तीसरा दिन है जबकि मोमेंटम बेस्ड कामकाज मार्केट में हम देख रहे हैं। इस बीच फ्यूचर्स से भी अच्छे संकेत इस वक्त, डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स में भी अच्छा खासा एक्शन है और यूरोपियन मार्केट्स की शुरुआत भी अच्छी होती हुई दिखी है। सो पॉजिटिव्स हैं सारे। चलिए आपको यहां से बता देते हैं कि क्लोजिंग कॉल में हम क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आपके लिए लेकर आने वाले हैं। उसके बाद इंडेक्स की चाल, मार्केट के आउटलुक और सारे एलिमेंट्स आपके सामने कर रखेंगे। चंद मिनटों में बाजार का आउटलुक आपके सामने हम पेश करेंगे। दिन भर किस तरह का मार्केट देखने को मिला, कौन से फैक्टर्स हैं जिसके चलते आज मजबूती है और यहां से आगे किस तरह के सेंटिमेंट्स लेवल बेस्ड इंडेक्स पर नजर आ रहे हैं, विस्तार से आपको बताएंगे। हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स जब हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे क्लोजिंग ट्रेड समझेंगे। यानी कि इस बाजार में वैसे तो हम 3 दिनों से एक मोमेंटम देख रहे हैं, लेकिन अब भी एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि कंटिंजेंट सिनेरियोज, अनसर्टेनिटीज ढेर सारी और इसी के चलते स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट पर ज्यादा ध्यान दें। तो स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आपको बताएंगे। 2:40 पर ऑप्शन के चैंपियन हमारा खास सेगमेंट हम लेकर आएंगे जहां पर ऑप्शन का एक दमदार ट्रेड आपको बताएंगे। मार्केट एट 3 सेगमेंट भी होगा आपके लिए। बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड भी आपको बताएंगे जब बाजार ऑलमोस्ट क्लोज होने के लिए चल रहे होंगे। 20 मिनट होंगे बाजार बंद होने में और साथ ही इवेंट्स एंड ट्रिगर्स भी आपके सामने रखेंगे। इसी के साथ बाजार की बड़ी बातें आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में एडवांसेस का पलड़ा भारी, काफी अच्छा मूव है। इंडिया विक्स फेयर इंडिकेटर भी इस वक्त डाउन ट्रेंड्स के साथ सेटल होता हुआ, तो वहां से भी कोई कमजोरी फिलहाल तो नहीं है। वॉलेटिलिटी कम नजर आ रही है और फेयर जो है कम है, विच इन इटसेल्फ इज अ रिलीफ। ग्लोबल संकेत मजबूत है। 250 अंकों की बढ़त पर निफ्टी में कामकाज इस वक्त 23,850 के स्तर, इन्हीं के आसपास हम देख रहे हैं ट्रेंड। बैंक निफ्टी में भी मजबूती इस वक्त तो नजर आ रही है, करीब 550 अंकों की, और सेंसेक्स में 825 अंकों की बढ़त के साथ 76,890 के आसपास कामकाज है। बड़ी दिग्गज प्लेयर्स जैसे भारतीय एयरटेल, रिलायंस और एलएनटी जैसे स्टॉक से जहां पर अच्छी मजबूती है और इसी के चलते बाजार को सपोर्ट ज्यादा मिलता हुआ 2 से लेकर 2.5% तक के गेन्स यहां पर बनते हुए इन बड़ी दिग्गज कंपनियों में। सरकारी बैंक्स में काफी बिकवाली देखी पिछले दिनों हमने, लेकिन आज सरकारी बैंक का खेमा मजबूत है। बैंक निफ्टी में भी हम देख रहे हैं अच्छे मूव्स मजबूती के साथ देखने को मिल रहा है। इस बीच बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर भी नजर जरूर हमें रखनी चाहिए। बुलेटिन में आगे एक्सपर्ट से भी इन पर विस्तार से बातचीत करेंगे। पॉजिटिव रिपोर्ट आई है आईटी के लिए सीएलएसए की तरफ से, जिसमें कोफोर्ज, इन्फोसिस, टीसीएस और ओवरऑल एआई ट्रांसफॉर्मेशन की बात कही गई है। इसी के चलते लार्जर आईटी प्लेयर्स, छोटी मझौली आईटी कंपनियों में भी एक्शन है। अब ब्रोकरेज बुलिश रिपोर्ट के चलते इटर्नल का स्टॉक जो है 3 दिनों में 13% चल गया है। स्विगी में भी मजबूती है। ब्रोकरेजेस की माने तो यहां से बढ़त 70% अपसाइड एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। इटर्नल जैसे स्टॉक्स में 400 तक के लक्ष्य भी बता रहे हैं। बिग बजर्स क्विकली आपके सामने रख देते हैं। आज के सत्र में आईटी में अच्छी खासी रौनक है और ये रौनक जारी है। छोटी मझौली कंपनियां भी, मिड कैप आईटी प्लेस भी, लार्जर आईटी स्टॉक्स में भी अच्छा खासा एक्शन है। इस एक्शन के पीछे की वजह है सीएलएसए की रिपोर्ट, जिसमें विस्तार से आईटी सेक्टर पर आउटलुक दिया गया है। कोफोर्ज, ओरेकल, पर्सिस्टेंट, इन्फोसिस जैसी कंपनियों में मजबूती है। ऑटो शेयरों में रफ्तार जारी और ऑटो एंसिलरीज में भी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। इस बीच टेक्सटाइल्स शेयरों में भी अच्छा खासा उछाल आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। खासतौर से कैबिनेट से वित्तीय सहायता को मंजूरी मिलने की जो उम्मीद की खबर आई है, उससे टेक्सटाइल शेयरों में अच्छी खासी रफ्तार है। गोकुलदास, केपीआर, ट्राइडेंट जैसे तमाम स्टॉक्स हैं, वेल्सपन लिविंग, इसमें अच्छी मजबूती के बीच कामकाज आप पाएंगे। इसी के साथ अगर आप देखेंगे, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज कंपनी ने एक एआई एजेंट प्लेटफॉर्म की घोषणा की है। इस अनाउंसमेंट के बाद स्टॉक में जबरदस्त मूव देखने को मिले हैं। दिन की शुरुआत से ही स्टॉक चला है और इस वक्त भी चल ही रहा है। और पावर मैक के स्टॉक पर भी नजर रखें। आज लगातार दूसरा दिन है जब ये स्टॉक चल रहा है। कल अडानी ग्रुप से करीब 709 करोड़ के ऑर्डर्स मिलने की खबर आई थी। सो न्यूज है इनोवेशन और बिजनेस एक्सपेंशन की खबर, जिसके चलते पावर मैक में अच्छी मजबूती की चाल। चलिए, बिग बजिंग, मोमेंटम और मार्केट की बड़ी बातें आपके सामने रखी, लेकिन इंडेक्स पर नजरिया क्या होना चाहिए। ये जो तेजी हम देख रहे हैं अभिषेक 3 दिनों से, वैसे बात तो हम कह ही रहे हैं कि हैट्रिक लगाई है, मार्केट ने मोमेंटम दिखाना शुरू किया है, लेकिन ग्लोबल कंसर्न्स तो अब भी जस की तस है। कितना कन्वेक्शन लग रहा है मार्केट और इंडेक्सेस के इन मूव पर अभिषेक? निश्चित तौर पर देखिए मानसी, सही कहा आपने, ग्लोबल कंसर्न्स हैं और कोई ऐसा बयान नहीं आया है अमेरिका की तरफ से या फिर ईरान की तरफ से युद्ध खत्म करने को लेकर। लेकिन बाजार क्या है ना कि नेगेटिव्स को कई बार एब्जॉर्ब करता है, उनको प्राइस इन करता है और आगे की तरफ देखता है।
तो आगे क्या, मतलब सिचुएशन यहाँ से और ख़राब होने नहीं जा रही है, ये पक्के तौर पर लग रहा है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी ये कह चुके हैं कि युद्ध जल्द ही खत्म हो सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान में अब तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए कुछ बचा नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आप ये देखिए कि जो रिकवरी आ रही है उसके पीछे की वजह ये है कि युद्ध में जो ट्रंप हैं वो बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं। बाकी किसी देश ने उनको सपोर्ट करने का वादा किया नहीं है, वो मदद मांगते रह गए नेटो कंट्रीज से। इसके अलावा हम देखा चाइना से, ऑस्ट्रेलिया से, यूके, फ्रांस और एक एक करके सारे देशों ने उनको मना कर दिया। तो उसके बाद हुआ क्या है कि अब इस बात के आसार बढ़ गए हैं कि क्या ईरान के खिलाफ जो युद्ध था जिसमें अमेरिका और इजराइल एक साथ लड़ रहे थे, क्या अब ये जल्द समाप्ति की ओर बढ़ेगा, क्योंकि बाकी किसी का असिस्टेंस मिलने वाला है नहीं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ये पता चल गया है अब तक ये परिस्थिति से कि ईरान वहां पर मजबूत है और शायद आगे मजबूत रहे भी। तो थोड़ी अनिश्चितता उस चीज को लेकर है, उस चीज को लेकर अनिश्चितता रहेगी, बाजार में एक झटका लग सकता है, लेकिन थोड़ा टेक्सचर लोअर लेवल से बेहतर होता जरूर दिखाई दे रहा है। और उसके संकेत कुछ कुछ देखिए इंडिकेटर्स होते हैं। ये बातें तो ठीक है हम कर रहे हैं, तो हमारी एनालिसिस है, लेकिन आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। आप क्रूड को देखिए, अब $105 के ऊपर नहीं निकल रहा है, एक रेंज बना हुआ है। डॉलर इंडेक्स हमने ऊपरी स्तरों से नरमी देखी है, 99.5 का डॉलर इंडेक्स है। यूएस में बॉन्ड यील्ड में भी हम देख रहे हैं कि थोड़ी सॉफ्टनेस आ रही है। तो ये सारी चीजें इंडिकेट ये कर रही है कि अब बाजार ये मान के चल रहा है कि अब यहां से ज्यादा हम एस्केलेशन देखेंगे नहीं। और सबसे बड़ा जो संकेत है मानसी, वो अपना डोमेस्टिक इंडिया विक्स आप देखिए, इस वक्त 4.5% के आसपास की गिरावट पर आपको ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। और 19 के नीचे आ गया है इंडिया विक्स, 22.5 से गिरते गिरते 19 के नीचे। तो जो फियर है, जो वोलेटिलिटी है, ये कम होने का सूचक है और बाजार उसी को हम देख रहे हैं कि ये आज रेस्पेक्ट करते हुए ऊपर की चाल दिखा रहा है। तो तीसरे सत्र में तेजी है, 23,850 के आसपास हम देख रहे हैं कि निफ्टी कारोबार कर रहा है। 3 दिनों में 750 अंक निफ्टी चला है, तो 1700 अंक हमने देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक में उछाला है। और आज तो सभी के सभी सेक्टर इंडेक्स में आपको मजबूती दिखाई देगी। अब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? देखिए स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि तेजी तो बाजार में हो गई है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया होगा, बहुत सारे लोग फोमो के शिकार हो रहे होंगे। लेकिन अब यहां से भी मैं थोड़ा सा ना कॉशियस रहने के लिए इसलिए कहूंगा क्योंकि 3 दिनों में बढ़िया तेजी हो गई है। अब 3 दिनों की तेजी के बाद एक कंसोलिडेशन का भी केस बनता है। 23,800 का जो लेवल था, निफ्टी ने बहुत अच्छे से उसको पार किया। 55,000 के लेवल को निफ्टी बैंक ने पार कर लिया। अब यहां से निफ्टी के लिए जो इमीडिएट जो टारगेट बनते हैं वो 24,000 के बनते हैं। तो मेरा मानना यह है कि अब ना स्टॉप लॉस बाजार में आप ऊपर करते रहें और यहां से 24,000 के लिए अपनी तेजी की पोजीशन में आप बने रहें। बहुत ज्यादा मतलब पोजीशन को अब हेवी करने की अभी भी जरूरत नहीं है। 24,000 के ऊपर निकलेगा तो शॉर्ट कवरिंग में और हम देखेंगे कि तेजी आएगी, बाजार की रफ्तार तेज होगी। शॉर्ट करने के बारे में ना सोचें, बाजार का स्ट्रक्चर अब काफी ज्यादा यहां से बेहतर होता दिखाई दे रहा है। लेकिन यह है कि अगर आपको तेजी यहां से नई तेजी करनी है तो थोड़ा सा सावधान रह के आपको यह करना है, क्योंकि ये 3 दिनों में तेजी अच्छी खासी हो गई है। यहां से हर्डल अब यही है मानसी, साफ तौर पर 24,000 एक मेजर हर्डल है, 24,200 उसके बाद एक छोटा सा पड़ाव होगा। अब नीचे की बात करें तो काफी हद तक 23,700, 23,500, इसके 23,500 के नीचे जाने की आशंका काफी ज्यादा कम नजर आ रही है। तो बाजार में चीजें बेहतर हो गई हैं और स्ट्रेटजी ये है कि आपको ना अब बाइंग की अगर पोजीशन है तो स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करें। बहुत छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ आपको बाजार में अब आगे बढ़ने की जरूरत है। हो सकता है कि एक कंसोलिडेशन वाले फेज में बाजार जाए। और ये ध्यान रखिए कि युद्ध खत्म होने को लेकर अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दोनों देशों की तरफ से आया नहीं है, तो वो रिस्क बाजार में अभी भी ऑन है। बस ये है कि रिस्क और रिवॉर्ड का जो रेशियो है वो थोड़ा सा पहले के मुकाबले बेहतर नजर आ रहा है। चलिए अपने एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं, उनसे समझते हैं कि बाजार में वो क्या सोच रहे हैं, उनकी तरफ से स्ट्रेटजी आपके लिए क्या होगी। हमारे साथ जुड़ गए हैं लक्ष्मी से इन्वेस्टमेंट के अंशुल जैन हैं, पीएचडी कैपिटल के प्रदीप हल्दर हैं, इसके अलावा रूपक डे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 स्वदेश पर। और एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं लोकेश जी, उनका भी हम स्वागत करेंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 स्वदेश पर। शुरुआत आपसे करना चाहेंगे प्रदीप, इंडेक्स में आपका जो फियर था, जो भय था, थोड़ा कम हो गया है? जी वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, मानसी जी एंड मेरा कॉल को पैनलिस्ट को एंड 18 स्वदेश के सारे दर्शकों को एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रहेगा। जितने भी स्टॉक या इंडेक्स को लेकर मैं बात करने वाला हूँ, कोई भी स्टॉक या
इंडेक्स में मेरा या हमारे कंपनी का कुछ भी पोजीशन नहीं होता है। नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा ही कुछ राय हम क्लाइंट को भी देते हैं। हो सकता है कुछ कॉल क्लाइंट के पास हो, हमारे पास नहीं है। अपने एक बार पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइस से एडवाइस लेने के बाद ही इन्वेस्ट कीजिएगा। देखिए अभी जो बेसिकली निफ्टी में फेयर था, ऑब्वियसली थोड़ा तो कम हुआ है, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट कवरिंग मूव लास्ट एक कल भी चला था, आज भी चल रहा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 24,200 जब तक उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो जाता है, मैं ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ बाइंग एग्रेसिव में। मैं बाई करना पसंद नहीं करूंगा। और निफ्टी बैंक पे भी 55,410 के आसपास चल रहा है। कल कल की तैयारी में मानसी जी के साथ शो भी कर रहा था, तो मैं कल ऐसे बताया भी था कि 55,500 मुझे लगता है कि एक बार रिविजिट करने आ सकता है, जो कि आ चुका है। अब नेक्स्ट क्या होगा, मुझे लगता है कि नेक्स्ट कहीं ना कहीं 55,650 700 तक जा सकता है। एंड निफ्टी अगर हम देखेंगे 23,950 24,000 तक आ सकता है। लेकिन यहाँ पे फिर से एक बार मेरा डर हुई है कि सेलिंग प्रेशर ना फिर से आ जाए, क्योंकि अभी भी जियो पॉलिटिकल जो टेंशन है वो कंटिन्यू है, कुछ भी ज्यादा पॉजिटिविटी या सिचुएशन चेंज नहीं हुआ है। और एक अपडेट देना चाहूंगा, कल कल की तैयारी में मैंने कॉल दिया था लूमैक्स ऑटोटेक, जिसका ऑल टारगेट आया है, एक बार प्रॉफिट बुक करने का भी सलाह रहेगा। जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स तो हैं अब भी, लेकिन मार्केट जो है उन कंसर्न्स को डिस्काउंट करते हुए अब आगे बढ़ा है। लेकिन फिर भी स्टॉक वाइज मूव इस वक्त ज्यादा है, और इसी के चलते हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो भी स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन की बात कर रहे हैं। प्रदीप, मुझे याद है ल्यूमेक्स ऑटोटेक पर आपने टेक दिया था। इनफैक्ट आपने नजरिया जो था तब हमारे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिहाज से दिया था, लेकिन स्टॉक जो है ऑलरेडी अच्छी खासी मजबूती दिखाते हुए 5% के गेन्स पर इस वक्त ट्रेड करता हुआ। कंग्रेचुलेशंस, कॉम्प्लीमेंट्स टू यू फॉर दिस कॉल। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्लोजिंग ट्रेड्स यानी कि स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस की। अंशुल जी, गुड आफ्टरनून। शुरुआत आपसे करना चाहूंगी, बताएं आज कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स हैं आपके फोकस रेडार पर। आई थिंक एक हाथ सेक्टर को छोड़ सभी सेक्टर में आज अच्छे खासे मूव नजर आ रहे हैं। मेटल ने आज बैक सीट पकड़ी है सिर्फ। गुड आफ्टरनून मानसी जी। देखिए पहले 5 अपडेट्स है मेरे पास। सुबह मॉर्निंग कमेंट्री में निफ्टी में हमने डिस्कस किया था 23,650 के आसपास की 23,847 के टारगेट्स मिलेंगे। वहां तक निफ्टी आ चुकी है, 200 रुपए मिल रहे हैं, बुक करना चाहिए। अब एक रिएक्शन का वेट करना चाहिए, जैसे अभिषेक जी ने कहा कि थोड़ा सा एक रिएक्शन आएगा ऑन द डाउन साइड प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि 800 पॉइंट हम नॉन स्टॉप चले हैं। पुल बैक्स पे वापस बाई करेंगे, टारगेट्स इंटैक्ट हैं 24,000 24,200, बट यहाँ से पुल बैक पे बाई करेंगे। दूसरा सुबह जेबीएम ऑटो दिया था अभिषेक जी के सवाल पे 529 पे 578 का हाई बना है, लगभग 9% का इंट्राडे गेन है, बुक करना चाहिए। अर्बन कंपनी तीसरा स्टॉक डिस्कस हुआ था 125 पे 131 का टारगेट दिया था, वो कंप्लीट हुआ है, वहां भी प्रॉफिट बुक करना चाहिए। परसों के सेशन में एक प्रीमियर एनर्जीज दिया था 797 पे 856 हो गया है, 60 रुपए मिल रहे हैं, यहाँ भी प्रॉफिट बुक करना चाहिए। कल विकास जी के सवाल पे एक ट्रेड दिया था डीएलएफ 547 पे 570 का पहला टारगेट हो चुका है, 23 रुपए मिल रहा है, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अब जब ये 5 जगह से प्रॉफिट बुक कर लिया और कैपिटल खाली हो गई है, 2 फ्रेश ब्रेकआउट्स अटेम्प्ट करने चाहिए। पहला है वोल्टाइम, 83 डेज का कपनैडल पैटर्न ब्रेकआउट आया है, 8755 चल रहा है, यहाँ पे बाई करना है, 8700 का स्टॉप लॉस लगाना है और 8900 का पहला टारगेट रहेगा। तो पहला कॉल वोल्टाइम रहेगा। दूसरा नैटको फार्मा रहेगा। नैटको फार्मा में 67 डेज का ब्रेकआउट आया था, फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमने प्ले किया था, अभी पुल बैक के बाद फ्रेश ब्रेकआउट वापस बन रहा है, तो ब्रेकआउट पॉइंट रीटेस्ट होके फ्रेश अप मूव आ रही है। 973 970 की जोन में बाई करना है, 960 का स्टॉप लॉस रहेगा और 990 का टारगेट रहेगा। ऑलराइट, तो अंशुल जी आपको भी कॉम्प्लीमेंट्स, आपकी दी हुई इंडेक्स पर स्ट्रैटेजी और स्टॉक वाइज स्ट्रैटेजी भी चल रही है, और यही इस बात का प्रमाण है कि हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जो एक्सपर्ट्स जुड़ते हैं वो सही और सटीक रणनीति आपको बताते हैं जो वर्कआउट भी करती है। अंशुल की ट्रेडिंग क्लोजिंग ट्रेड्स जो हैं वो भी इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, टारगेट स्टॉप लॉसेस के साथ उनकी पूरी स्ट्रैटेजी। लोकेश, गुड आफ्टरनून टू यू एज वेल। आप बताइए, आप इस वक्त क्या कुछ फोकस में रख रहे हैं, कौन से सेक्टर्स हैं, और बाजार में इस वक्त तेजी की चाल तो है ही, लेकिन ऐसे में भी कौन से स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस आपकी तरफ से होंगे? मासी जी, दो
रिकमेंडेशन हमारी तरफ से है। एक तो केटीके बैंक की मैं बात कर रहा हूँ। केटीके एक तो सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जहां पर निफ्टी आप अगर देखोगे 6% डाउन है, मार्च सेशन में दिखेगा। टोटल पूरे मार्च की मैं बात कर रहा हूँ, और ओवरऑल 3 महीने में भी ये पॉजिटिव क्लोज होते हुए दिख रहा है हमें। तो 232 231 में ये स्टॉक को लेना चाहिए। मुझे लगता है 275 से 290 तक ये स्टॉक जा सकता है। 210 205 के करीब का इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग आरएस मोमेंटम दिखा रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ। बैंक निफ्टी टूट रहा है, पीएसयू बैंक टूट रहे हैं, मगर केटीके बैंक बहुत स्ट्रॉन्ग खड़ा है और ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये बहुत रिलेटिवली बहुत पॉजिटिव खड़ा हुआ है, और मुझे लगता है ये और भी गेन दिखा सकता है आने वाले टाइम पे। दूसरा स्टॉक जो है एक स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से मैंने आइडेंटिफाई किया है, उसका नाम है एचडीएफसी एएमसी। ये स्टॉक नीचे के लेवल से अच्छा खासा बाउंस अप दिखा रहा है। 2491 रुपए के करीब आपको इसको लेना चाहिए। इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो 2350 का होगा, मगर जो टारगेट हम देख रहे हैं वो है पहला 2700 और उसके बाद 2850 तक का मूव इस स्टॉक पे आ सकता है। तो यहाँ पर एक ध्यान रखना चाहिए, स्टॉक पे बहुत अच्छा अपमूव आने की गुंजाइश है स्टॉक में भी। डिस्क्लेमर है मानसी जी, दोनों स्टॉक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, मगर मेरे क्लाइंट के पोर्टफोलियो में हो सकता है। ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया लोकेश जी। एचडीएफसी एएमसी हो गया और कर्नाटका बैंक हो गया। कर्नाटका बैंक 290 के टारगेट के लिए। अच्छा, दोनों शेयरों में तेजी हम देख रहे हैं, तेजी और यहाँ से एक्सटेंड होने की संभावना है। देखिए, जब कई बार ना तेजी का बाजार होता है, मतलब चौतरफा तेजी हो तो भी बहुत दिक्कत होती है कि अच्छा कौन सा शेयर लें, चुनें, कौन सा शेयर छोड़ें। और ये इसमें आपकी मदद करते हैं हमारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो। इस बीच वारी एनर्जीज को लेकर खबर आ रही है। आप देखिए करीब करीब 9-10% ऊपर ये शेयर नजर आ रहा है, और राजस्थान रॉयल्स के लिए टाइटल स्पॉन्सर होगी ये कंपनी वारी एनर्जीज। भाव आप देखेंगे काफ़ी ऊपर आपको ये शेयर नजर आएगा, लगभग 10% का उछाल है, और 2300 रुपये के प्राइस से ना इसमें हम एक वन साइडेड मूव देख रहे हैं वारी एनर्जीज के शेयर में। और आप देखेंगे कि 2600 से माफ़ कीजिएगा, और अभी 3100-3200 के रेंज में चला गया है वारी एनर्जीज का। इनफैक्ट आज तो सारे के सारे जो सोलार वाले शेयर हैं ना, चौतरफा आपको अच्छी तेज़ी दिखाई देगी। सारे के सारे शेयर आपको चलते हुए नजर आएंगे सरकार के एक फैसले के चलते। लेकिन रूपक जी, आप जरा बताइए कि बाजार में आपका कन्विक्शन अभी कहाँ पर है? किसी को अगर नई खरीद करनी हो तो आप कौन से शेयर ऐड करने की सलाह देंगे? जी देखिए, मार्केट कंटिन्यूस 3 दिन से स्ट्रेंथ दिखा रहा है। पहले मंडे तो एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न फॉर्म किया था डेली चार्ट पे, दूसरा दिन आवरली चार्ट पे फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट दिया, तीसरा दिन मतलब आज 23.6% फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेंटिमेंट तो अराउंड द मार्केट पॉजिटिव है। मुझे लगता है यहाँ से सेंटिमेंट 24,000 तक लेके जाएगा, 24,250 तक लेके जाएगा। तो मेरा 3 कॉल बाई साइड में रहेगा। हालांकि ये मिड कैप स्टॉक्स है। सीयू भी पहला कॉल रहेगा। स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड करंट मार्केट प्राइस फॉर अ टारगेट ऑफ 265, और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 244 पे। रिसेंटली 200 डेज मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया था। दूसरा कॉल रहेगा जेके टायर। स्टॉक ने भी कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया रिसेंटली, मतलब आज का दिन इनफैक्ट 200 डेज मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया, तो पॉजिटिव सेंटीमेंट रहना चाहिए। 437.50 के आसपास बाई करके चलना होगा फॉर टारगेट ऑफ 455, और नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 424 पे। तीसरा कॉल रहेगा डीएलएफ में। डीएलएफ स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे, एक रिकवरी दे रहा है, और रिकवरी कंटिन्यूड रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि आरएसआई में पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि 585 तक जा सकता है टारगेट की लिहाज से रख सकते हो आप, और नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 552 पे। बढ़िया है। जेके टायर, डीएलएफ और सिटी यूनियन बैंक के 3 शेयर हो गए रूपक जी की तरफ से, और सारे के सारे शेयर आप देखेंगे कि दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही होवर करते हुए आपको नजर आएंगे। सिटी यूनियन बैंक तो काफी पहले प्रदीप ने भी दिया था और लोगों ने खूब पैसे भी बनाए। प्रदीप बताइए आज कौन से शेयर आप लेकर आए हैं दर्शकों के लिए?
जो कॉल रहेगा वो है ब्रिगेड एंटरप्राइज 691 692 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मैं समझ पा रहा हूँ कि जिस तरीके से ये यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन इस बीच आपको मूव मिल जाएगा 725 तक। तो 725 का टारगेट के हिसाब से करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। 675 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 3 से 4 दिन 5 दिन का व्यू लेके चलिए। और सेकंड जो कॉल लेके आया हूँ वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। मुझे भी बैंकिंग स्टॉक अभी अच्छा लग रहा है और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पे अच्छा खासा एक रिकवरी चल रहा है। 928 के आसपास का अभी प्राइस चल रहा है। यहाँ पे पहला टारगेट रहेगा 938, सेकंड टारगेट रहेगा 955। एक स्टॉप लॉस आपको 907 907 के आसपास मेंटेन करना है एंड फ्रेश बाय करके जाना है। 955 रुपए के टारगेट दे रहे हैं एयू फाइनेंस बैंक के लिए और 955 रुपए के आसपास इसका 20 डे डीएमए का लेवल भी है। तो अगर वो क्रॉस कर लेता है, पहला पड़ाव होगा, उसके बाद हम और तेजी देखेंगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर में। तो ये दो शेयर हो गए, ब्रिगेड हो गया और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया आपके लिए प्रदीप की तरफ से। आज तो मतलब तेजी का बाजार है। निफ्टी में आप देखिए कितने शेयर, 50 में से इस वक्त हम देख रहे हैं कि 45 शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। सिर्फ 5 शेयर ऐसे हैं जहां पर आज आपको नरमी दिखाई देगी। ब्रॉडर मार्केट का बेहतरीन हम देख रहे हैं कि आज मोमेंटम है और निफ्टी बैंक के 14 में से 13 शेयर मजबूती वाले हैं। सिर्फ एचडीएफसी बैंक में आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी नरमी नजर आ रही है और वो जो गिरावट है वो भी काफी ज्यादा मामूली है। कितनी है? 3-4 रुपए के आसपास की, 845 के आसपास। हालांकि इंट्राडे में एचडीएफसी बैंक भी लोअर लेवल से फिर से रिकवर कर रहा है। एचडीएफसी बैंक अपेक्षाकृत अंशुल जी कम चला है। स्ट्रेंथ को लेकर मतलब बहुत सवाल तो नहीं है, लेकिन थोड़ा पेशेंस टेस्ट किया है एचडीएफसी बैंक ने। अगर हम देखेंगे 3 से 6 महीने में, तो क्या आपको लगता है कि एक बढ़िया लेवल पर है? कोई थोड़ा अगर समय दे सकता हो तो एक स्ट्रॉन्ग बेट यहां से हो सकता है। सर देखिए 13 लाख करोड़ का मार्केट कैप है तो थोड़ा सा स्लो चलता है और लो बीटा काउंटर है, तो उसकी वजह से मोमेंटम स्लो है। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको 50 मंथ मूविंग एवरेज बेहतरीन प्राइस होती है। अगर वहां तक पुल बैक होता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप स्टॉक्स में करना चाहिए। इसने अपना 50 मंथ मूविंग एवरेज 823 पे टेस्ट किया था। वहां से हम अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड करते आ रहे हैं। ऊपर में बाउंस बैक के लिए हम 50 डे मूविंग एवरेज करीब 900 के आसपास है, जो थोड़ा सा घटते हुए 8-10 दिन में नीचे आएगा। तो 880 890 के टारगेट्स के साथ हमने बाय रिकमेंड किया हुआ है। और जो एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जिनके पास 1.5-2 साल उससे ज्यादा का समय है, उनके लिए हम 1000 रुपए तक के टारगेट देते हुए आ रहे हैं। तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, क्लाइंट्स के पास लॉन्ग हो सकता है जो इन्वेस्टर काइंड ऑफ कैटेगरी के स्टॉक्स हैं। अगर आपके पास 1 साल या उससे ज्यादा का समय है, बिल्कुल इस स्टॉक को यहाँ पे बाई करना चाहिए। और अगर एक आध डिप और वापस 820 823 की जोन में मिले तो ऐड भी कर सकते हैं। ये कर सकते हैं यहाँ से मतलब अल्टीमेटली 1000 रुपए तक जाने को लेकर बुलिश हैं अंशुल जी। अंशुल जी, सुबह हमने पेटीएम को लेकर बातचीत की थी। पेटीएम को लेकर मैं कल सुबह से ही थोड़ा कन्विंस था कि ये भी काफ़ी ज़्यादा बिकवाली का शिकार हुआ था और धीरे धीरे हम इसमें ट्रेंड रिवर्सल देख रहे थे। अब तो लगभग आप देखिए कि 1000 रुपए की रिकवरी लोअर लेवल से पेटीएम में हो गई है। पेटीएम क्या अभी और चलेगा? जिनको अब आज के रिटर्न्स देख के लालच आ रहे हो उनको आप कैसे गाइड करेंगे? सर ये कल भी हमने डिस्कस किया था पेटीएम और अपसाइड में 1096 का पहला रेजिस्टेंस हमने डिस्कस किया था और टारगेट हमने डिस्कस किया था 50 डे मूविंग एवरेज, जो कि 50% रिट्रेसमेंट भी है पूरे फॉल का 1130 के आसपास। तो अभी भी लेवल्स इंटैक्ट हैं। 1096 पे आप चाहें तो आधी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बाकी आधी प्रॉफिट टारगेट 1135 1130 की जोन पे करना चाहिए। तो मोस्ट प्रोबेबली 1 से 2 सेशन में 1130 50 डे मूविंग एवरेज आना चाहिए। 1130 तक शेयर ये चला जाएगा। अभी भी गुंजाइश है यहाँ से पेटीएम में आगे बढ़ने के लिए। निफ्टी 250 अंकों पर 23,850 के आसपास हम देख रहे हैं कि इस वक्त टिका हुआ है और निफ्टी बैंक की जो तेजी है वह है 650 अंकों की। 55,500 के लेवल को भी पार कर दिया है। और थोड़ी देर पहले हम बातचीत कर रहे थे एचडीएफसी बैंक के बारे में कि एचडीएफसी बैंक में तेजी कब होगी, क्योंकि एकमात्र शेयर था निफ्टी बैंक में जो लाल निशान में था, अब वो भी हरे निशान में वापसी कर चुका है और 850 रुपए की तरफ एचडीएफसी बैंक ने कदम बढ़ा दिए हैं। तो निफ्टी बैंक के भी सारे शेयर
आप देखिए इस वक्त तेजी के साथ कारोबार करते हुए आपको नजर आएंगे। वॉल्यूम बढ़िया है HDFC बैंक में, वैसे आज करीब करीब 2 करोड़ शेयरों के सौदे हो गए हैं। तो वही है कि अब हैवी वेट है, बड़ा शेयर है, थोड़ा समय लग रहा है इसको, लेकिन काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाजार दिन की ऊंचाई पर ही है, करीब 3.25 अंकों की तेजी निफ्टी में, निफ्टी बैंक में करीब करीब 650 अंकों की तेजी। ब्रेक के बाद कुछ और ट्रेड्स आइडेंटिफाई करेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग रिसर्च भी लेकर आएंगे बाजार से जुड़ा हुआ, आप कहीं जाएंगे नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बाजार हम देखने की ऊपरी स्तरों पर दिन की कारोबार कर रहे हैं और 23,800 के ऊपर कंफर्टेबली निफ्टी टिका हुआ है और निफ्टी बैंक ने भी अब 55,000 के तो आंकड़े को पार किया है। इंट्राडे में थोड़ी देर पहले 55,500 के आंकड़े को भी पार किया और बेहतरीन तेजी है। IT, बैंकिंग और ऑटो का जोश आज के सत्र में हमें बढ़िया दिखाई दे रहा है। एक राय मैं आपसे लेना चाहूंगा रूपक जी, IT शेयरों को लेकर, क्योंकि IT में देखिए स्ट्रेंथ आने के ना मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो ओवरसोल्ड थे, काफ़ी ज़्यादा पिटे थे। उसके अलावा हम देखने की CLSA की बढ़िया एक रिपोर्ट आ गई। रुपये हम देखने की ऑल टाइम लो पर ट्रेड कर रहा है और US फेड के इंटरेस्ट रेट में बढ़त की जो उम्मीदें हैं वो काफ़ी कम है, मतलब उस बात की आशंका है नहीं। लेकिन क्या आपको लगता है कि IT शेयरों को लेकर एक दिन की तेजी से बुलिश हो जाना चाहिए या फिर प्रॉफिट टेकिंग करते रहना चाहिए जहां पर अच्छे गेंस मिल जाए? जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि एक दिन का तेजी में हमें उतना बुलिश नहीं होना चाहिए आईटी इंडेक्स में। हालांकि बहुत बड़ा ब्रेकडाउन था आईटी इंडेक्स में और एक सपोर्ट के पास आके 28,000 के आसपास सपोर्ट था, जहां से एक बार एक रिकवरी, इनिशियल सपोर्ट लिया और जहां एक रिकवरी दिखाया। बट मुझे लगता है 31,300 31,500 के बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस है। वहां पे सेलर्स विल बी वेटिंग टू री एंटर द मार्केट। आईटी स्पेस में री एंटर करने के लिए रेडी है। तो मुझे लगता है कि सेल ऑन राइज कर सकते हो और नहीं तो छोटा छोटा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। बट ओवरऑल मुझे लगता है आईटी इंडेक्स में पेन अभी भी बाकी है, नीचे 25,000 तक आ सकता है इंडेक्स। ठीक है, IT को लेकर ये भी हो गया। एक स्टॉक जहां पर हम देख रहे हैं कि लॉन्ग पोजीशंस अच्छी बिल्ड हुई हैं और वाई एडिशन आप देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ेगा। हालांकि शेयर ऊपरी स्तरों से काफ़ी नीचे आया था ये, लेकिन कहीं ना कहीं 400 रुपये के पास बढ़िया सपोर्ट लिया। बात कर रहे हैं हम डिलीवरी की। आज आप देखेंगे करीब करीब 6% के आसपास का उछाल है डिलीवरी में और दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ये टिका हुआ है। डिलीवरी को लेकर राय क्या होगी आपकी प्रदीप जी, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए अभी तो 421 422 के रेंज पे है। रिसेंटली हमने देखा था 395 में सपोर्ट लिया था ऑलमोस्ट 9 मार्च को। उससे पहले भी ऑलमोस्ट 12 जनवरी को इसी साल में एग्जैक्टली 377 380 के रेंज पे सपोर्ट लिया था। तो ऑलरेडी 2 बार हमने देख लिया 375 380 के रेंज पे सपोर्ट लेने के बाद फिर से जिस तरीके का मूव आ रहा है, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे पहला टारगेट ऑलमोस्ट 450, उसके बाद आपको एक बार 480 तक आते हुए दिखाई देंगे। तो अगर किसी के पास ऑलरेडी स्टॉक है तो आप एवरेज करके जा सकते हैं। इनफैक्ट फ्रेश बाय भी यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता। और स्टॉक ने ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा रैली इससे पहले भी दिखाया था, जैसे कि हमने कॉल भी दिया था 286 270 से। तो मेरे हिसाब से तो अभी बने रहना चाहिए। एक स्टॉप लॉस आपको टाइट 380 पे मेंटेन करना चाहिए। डिलीवरी यहाँ पर रखेंगे नज़र। लगभग 5% की तेज़ी आज के सत्र में काउंटर दिखा रहा है। बट इसके अलावा आज निफ्टी का टॉप गेनर अगर आप देखेंगे तो वो है जियो फाइनेंशियल। सुबह से ही देखिए आप यहाँ पर मजबूती आई है और अंशुल जी मैं देख भी पा रही थी कि सुबह से ही लगातार इसमें वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ ये मूव आ रहा है। कहाँ तक इसको जाते हुए देख रहे हैं आप? ये इसमें एक गैप छूटा हुआ है 254 के अराउंड और जस्ट उसके ऊपर 50 डे मूविंग एवरेज है 259 पे। तो ये दोनों लेवल टेस्ट किए जा सकते हैं। कल भी ये स्टॉक हमने डिस्कस किया था कि 242 के ऊपर निकलता है तो इसमें बाइंग स्टार्ट करनी चाहिए फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट। ये एक पिट स्टॉप रहेगा बट ओवरऑल 274 रुपीज तक जाते हुए दिख रहा है। बीच में रेजिस्टेंस है 254 एंड 259।
ऑलराइट, तो चलिए बात हो रही थी जियो फाइनेंशियल्स की और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो मूव्स हैं वो सुबह से ही इस काउंटर में आते हुए देखे हैं। बट आज के लिए जी हाँ, आज आईटी का एक स्ट्रॉन्ग रीबाउंड हम आते हुए देख रहे हैं और साथ ही साथ कई सारे और काउंटर्स है ब्रॉडर मार्केट स्पेस से जिनके बारे में चर्चा करेंगे। बट आइए सौमिल के पास भी चलते हैं और सौमिल, सबसे पहले तो आपसे आपके स्टॉक कॉल्स लेना चाहेंगे, कहाँ पर है आपकी नज़र? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरे कॉल्स, पहला कॉल होगा इन्फोसिस पर। आईटी स्टॉक्स ने अच्छा रिबाउंड दिखाया और मुझे लगता है यहाँ से अब एक अच्छी रैली इन आईटी सेक्टर में देखने मिल सकती है। इन्फोसिस वुड बी माय प्रेफर्ड पिक। यहाँ पे एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न बना है और मुझे लगता है कि ये ऊपर की तरफ ही टूटेगा। अभी तक ब्रेकआउट कन्विंसिंगली नहीं मिला है, लेकिन मैं प्रियम कर रहा हूँ कि यहाँ से ऊपर के तरफ अब ये ब्रेकआउट मिलेगा। जो स्टॉप लॉस रहेगा या आप सपोर्ट मान के चलिए, दैट इज 1234 पर। थोड़ा सा डीप है, लेकिन मुझे लगता है कि फॉर अ गुड रैली ऑन द अपसाइड, गुड बाउंस ऑन द अपसाइड, ये स्टॉप लॉस जरूरी है। 1234 पे स्टॉप लॉस रख के ऊपर में जो टारगेट्स है वो 1380 तक के टारगेट्स हमें देखने मिल सकते हैं, विच इज द 40 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब यहाँ पर दूसरा जो कॉल मेरा है, दैट इज ऑन डिक्सन। डिक्सन में भी वेरी सिमिलर, इस समय एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिला। 20 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है और मुझे लगता है कि ये रैली ऊपर तक चलेगी। एक अच्छी रैली हमें शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में देखने मिल सकती है। टारगेट्स वुड बी अराउंड 11,900 और नीचे में जो स्टॉप लॉस रखना है वो है अराउंड 10,200 पर। बिल्कुल, तो चलिए ये राय आपको आती हुई। एक और मेहमान को शामिल करते हैं। ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव जी, बहुत स्वागत है आपका IIT नाउ स्वदेश पर। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले शुरुआत आपके ट्रेडिंग आइडियाज के साथ ही करेंगे सर। Hi, good afternoon, Kazi. Good afternoon to the co-panelists and to all the viewers. Yes, बाय के ही दोनों ट्रेड्स हैं। बाजार काफी अच्छी अट्रैक्टिव लेवल्स पे पहुंच गया है। 23,800 इज ऑन द बोर्ड। इसके ऊपर की क्लोजिंग होती है तो और फर्दर एक्सटेंशन टू द रीसेंट अपमूव दिखाई देगा हमें। सो कमिंग ऑन टू द ट्रेडिंग आइडियाज, पहला स्टॉक जो मुझे आज के सत्र में पसंद आ रहा है, दैट इज पॉलिसी बाजार। एक अच्छे बॉटम फॉर्मेशन, रिवर्सल फॉर्मेशन के बाद अब यहां से चलता हुआ नजर आ रहा है एट अ करंट प्राइस ऑफ 1533। स्टॉक एक अट्रैक्टिव बेट लगता है। स्टॉप लेना है 1490 पे और 1620 1620 तक के मैं टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्टॉक के अंदर। दूसरा स्टॉक है दैट इज फिन केबल्स एंड वायर स्पेस में अच्छा ट्रैक्शन है। मुझे उम्मीद है स्टॉक के अंदर भी फर्दर अपमूव हमें देखने को मिलेगा। एट ए प्राइस पॉइंट ऑफ 878 काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। 846 का स्टॉप लेना है और 920 और 940 ये दो टारगेट्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्टॉक में आते हुए। दोनों ही पोजिशनल बेसिस पे हैं। 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस का व्यू है। बिल्कुल, तो दो कॉल्स आती है, फिनोलेक्स केबल और उसके अलावा पीबी फिनटेक। ये दोनों कॉल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ आप इन्हें नोट कर लीजिए और टारगेट और स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिए स्ट्रिक्टली, ताकि आपका ट्रेड जो है वो फायदेमंद हो, आपको कोई नुकसान ना हो। स्टॉप लॉस तो निश्चित तौर पे एकदम ध्यान से ही लगाइए। चलिए कुछ और स्टॉक्स पर जरा फोकस करते हैं। होनासा कंज्यूमर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 50 डे का जो इनका डेली मूविंग एवरेज है उसको क्रॉस किया स्टॉक ने। आज 9% की तेजी, बड़ी तेजी दिख रही है होनासा कंज्यूमर में। आखिर ये तेजी कहां तक लेकर जाएगी, जरा इसे एक बार चेक कराते हैं और इसको चेक कराएंगे हम इनफैक्ट अंशुल जी से। अंशुल जी, जरा एक बार होनासा कंज्यूमर से चार्ट देखिए, कहां तक जाने वाली है ये तेजी। कुछ बड़ी तेजी दिख रही है, 9% के आसपास की तेजी। कुछ इंपॉर्टेंट एवरेजेस को इसने क्रॉस किया है। सर, हुनासा कंज्यूमर में मंथली वीकली चार्ट पे 19 मई 2025 को एक बड़ी वीकली कैंडल बनी थी। तब से लगभग 43 वीक्स हो गए, उसी के अंदर इनसाइड, ऑलमोस्ट इनसाइड बार प्राइस एक्शन चल रहा है और रेंज के बॉटम से चला है। रेंज का बॉटम है 259, तो लॉजिकली रेंज का टॉप 330.2 ये टारगेट खुलता है। तो अगर आपके पास लॉन्ग है, होल्ड करना चाहिए। अगर नहीं है तो फ्रेश बाइंग 277 के स्टॉप लॉस से किया जा सकता है। ऑन दी अपसाइड एक छोटा सा रेजिस्टेंस 304 पे रहेगा, बट ओवरऑल रेंज बॉटम रिजेक्ट हुआ है तो रेंज टॉप 330 आना चाहिए। Okay.
कंज्यूमर को लेकर ये व्यू है। आज एक और थीम बाजार में काफ़ी आपको चलती हुई नजर आएगी और वो है टेक्सटाइल हो गया, कॉटन हो गया या फिर होजरी वाले शेयर हो गए। आप देखिए तूफानी रफ्तार है। ट्राइडेंट में करीब 10% की तेज़ी, लक्स इंडस्ट्रीज़ में तेज़ी है, लक्स हो गया, रूपा हो गया, डॉलर हो गया, ये सारे के सारे शेयर ही आपको आज के सत्र में ऊपर नजर आएंगे। और उसकी वजह यह है कि कैबिनेट की एक बैठक चल रही है और इस बैठक में कॉटन सेक्टर को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। क्या क्या फैसले हो सकते हैं, जरा ये समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ गए हैं एक एक्सक्लूसिव खबर के साथ। प्रकाश, ये तो शेयरों को देख के लग रहा है कि हाँ तेजी अच्छी खासी हो रही है। आप जरा बताइए कि क्या कुछ हो सकता है कॉटन सेक्टर के लिए, कैसे राहत देने पर सरकार विचार कर रही है? देखिए, यूनियन कैबिनेट की बैठक चल रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बैठक है। कई अहम एजेंडे हैं यूनियन कैबिनेट के लिए जिस पर विचार किया जा रहा है। एक इम्पॉर्टेंट प्रस्ताव है कॉटन प्रोक्योरमेंट से संबंधित, जिसके तहत सरकार फाइनेंशियल असिस्टेंस को मंजूरी दे सकती है। इसका मतलब ये है कि कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अगर कॉटन का प्रोक्योरमेंट एमएसपी से नीचे के प्राइस पर करती है तो सरकार की तरफ से फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा ताकि सफिशिएंट प्रोक्योरमेंट हो और किसानों को कोई दिक्कत न हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए एक प्रस्ताव है कैबिनेट के सामने जिस पर कि आज मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर भी इम्पॉर्टेंट खबर आ सकती है, सकारात्मक खबर आ सकती है, जिसमें वैसे स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जिसकी कैपेसिटी 25 मेगावाट से कम है उनके लिए सरकार की तरफ से फाइनेंशियल असिस्टेंस की घोषणा की जा सकती है। साथ ही साथ फॉरेन फंडिंग से संबंधित नियमों में बदलाव के लिए एक प्रस्ताव है, एक बिल है इनफैक्ट कैबिनेट के एजेंडे में, जिसका नाम है द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026। इस पर भी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। साथ ही साथ डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सपोर्ट देने के लिए आने वाले दिनों में आत्मनिर्भरता का जो टारगेट है उसको अचीव करने के मकसद से सरकार द भारत इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इनिशिएटिव को मंजूरी दे सकती है, जिसमें तमाम तरह के सपोर्ट इंसेंटिव जो है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को दी जाएगी। तो ये अहम एजेंडे आज कैबिनेट के समक्ष हैं जिस पर की मंजूरी मिल सकती है। ठीक है प्रकाश, बहुत शुक्रिया। तो ये अपडेट है, सरकार राहत दे सकती है। और देखिए राहत देने के पीछे वजह ये भी होती है कि ये जो सेक्टर्स हैं ना, ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर हैं। बहुत सारा रोजगार भी ये कंपनीज देती हैं छोटे मोटे लेबर्स को, और इसके चलते सरकार के फोकस में होती हैं। अदरवाइज क्या है ना कि लक्स आज आपको ऊपर दिखेगा कितना 10%, लेकिन अगर आप थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम में देखेंगे साल भर में तो आपको 25-30% नीचे भी नजर आएगा। तो ये कई बार वनडे वंडर टाइप की स्टोरी होती है अगर आप होजरी वाले स्टॉक्स को देखेंगे। हालांकि टेक्सटाइल हो गया और कॉटन हो गया, उसमें आप थोड़े मूव की सस्टेनेबिलिटी की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका जो लिंक है वो यूएस से भी जुड़ा है। अभी तो देखिए ट्रेड डील वाली जो गाड़ी थी वो पटरी से उतरी गई है। अब ये युद्ध खत्म, उसके बाद हम उसके बारे में फोकस आगे करेंगे कि क्या कुछ इक्वेशंस बन रहे हैं। लेकिन चलिए एक और दिग्गज मेहमान को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक करवा। विवेक जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। विवेक जी, एक राय जरा ये कॉटन, होजरी, टेक्सटाइल वाले सेगमेंट पर अब दीजिए कि क्या कैसे आप सोच रहे हैं। खबर तो बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश की बड़ी राहत सरकार दे सकती है इनको, बैठक चल रही है। कोई स्टॉक, कोई कंपनी ऐसी है जहां पर आपकी स्टडी हो, आप जो आपको अच्छी लग रही हो? गुड आफ्टरनून अभिषेक और सारे पैनलिस्ट को गुड आफ्टरनून। देखिए, होजरी का ऐसा है कि अब जो इश्यू चल रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, इनफैक्ट बहुत बड़ा कारोबार इंडिया का ये दो देश ले जाते हैं, एक तो पाकिस्तान और एक बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में दिक्कतें हैं और पाकिस्तान में अगर जो भी इश्यू हो रहा है उसका अगर अपने को बेनिफिट मिलता है तो सरकार उसका बेनिफिट पूरा लेना चाहेगी। आप अगर आज देखो जो परफॉर्मेंस है इन स्टॉक्स का, पर्टिकुलरली होजरी, टेक्सटाइल्स, यार्न, ये सारे के सारे स्टॉक्स आपको लगभग ऑल टाइम लो, ऑल टाइम नहीं इन द सेंस आप समझ लो पिछले 1-1.5 साल का लो में आपको मिलेगा। तो शॉर्ट यस, मुझे लगता है कि इस सेक्टर में आपको अभी देखना चाहिए। और पर्टिकुलरली आप अगर साउथ साइड की एक दो कंपनीज ले लो, जैसे केपीआर मिल्स है या फिर इवन अंबिका कॉटन है, आपके स्क्रीन में दिख रहा है इनफैक्ट केपीआर और अंबिका कॉटन। तो ऐसी कंपनीज जो स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड और फ्यूचरिस्टिक आउटलुक भी अच्छा लगता है, ऐसे स्टॉक्स को आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। तो यस, मुझे लगता है कि ऐसा कॉन्ट्रेरियन इस बाजार में आपको इसमें थोड़ा बहुत निवेश करना चाहिए। बहुत अग्रेसिव नहीं होऊंगा मैं, क्योंकि लेबर इंटेंसिव है और ये जितने भी बेनिफिट सरकार देती है इनको पूरा मिल करने में इन कंपनीज को टाइम लगता है। और
आपको रिवाइवल बहुत इजीली नहीं होता है। एग्जांपल के लिए बोलता हूँ, रिलायंस ने लिया था आलोक इंडस्ट्रीज को, आज भी देखो आप 13-14 रुपए के अंदर मतलब स्टॉक कुछ भी नहीं कर रहा है, लगातार पिछले 3 साल से लॉस दिखा रहा है कंपनी के लेने के बावजूद। तो ऐसा बहुत लॉन्ग पीरियड आपको मिल सकता है कि जहां पे आपको स्टैग्नेशन देखने को मिले। लेकिन हाँ, जो स्ट्रॉन्गर कंपनीज है केपीआर, अंबिका कॉटन, इनको मैं ओके बोलूंगा, तो इन पे आप नजर रख सकते हो। केपीआर, अंबिका कॉटन, इन कंपनीज पर आप नजर रखिए चलिए। 2 से लेकर 2.5% के आसपास की तेजी इन शेयरों में आपको देखने को मिलेगी। लोकेश जी, एक राय आप जरा दीजिए मणप्पुरम फाइनेंस को लेकर, क्योंकि हमने देखा था कि 300 रुपए से गिरते गिरते ये शेयर आ गया था 250 रुपए के आसपास, और वहां से थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि रिकवरी वाली बाइंग हो रही है। क्या पुराने लेवल्स को, यानी कि 300 रुपए के आसपास आप शेयर को जाते हुए देख रहे हैं? यहां से तेजी को राइड करने की आप सलाह देंगे? मन्नापुरम नीचे के लेवल से जरूर ऊपर की तरफ आ रहा है, बट ऊपर छोटा सा रेजिस्टेंस जोन इसका जो है 200 डे मूविंग एवरेज 275 के करीब है। वो अगर निकलता है उस केस में 280 से लेकर 290 तक स्टॉक जा सकता है। तो किसी को अगर बाई करके चलना है स्टॉक पे तो जरूर 258 रुपए 258 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के एक ट्रेड लिया जा सकता है। जो पहला रेजिस्टेंस 275, उसके बाद 285 से 290 का टारगेट आप इसको लेके चल सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए मनापुरम, यहाँ पर हमने सुबह भी इसके बारे में चर्चा की थी और देखिए अब 4% की तेज़ी ये पर्टिकुलर स्टॉक दिखा रहा है। आगे का मूवमेंट भी ट्रैक करेंगे और ढेर सारे अन्य काउंटर्स हैं जिनमें आज अच्छा मूव है। और आप देखिए एंजल वन, ये भी एक काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक रहा है और आज के सत्र में 8% की तेज़ी एंजल वन का काउंटर दिखा रहा है। एक बार हम इसका अगर चार्ट पुल अप कर पाएँ तो देखिए 8% के स्ट्रॉन्ग मूव्स आज के सत्र में दिख रहे हैं। प्रदीप जी, क्या ये वॉल्यूम बैक्ड मूव देख रहे हैं आप एंजल वन में? सस्टेनेबल लग रहा है ये फिलहाल? जैसे ही बाउंस बैक आ रहा है इंटर कैपिटल मार्केट सेगमेंट पे, मुझे लगता है कि फिर से एक उछाल देखने को मिल रहा है। कल हमने बीएसई में भी देखा था, अभी 4th टाइम एक सपोर्ट लिया था ऑलमोस्ट। अगेन मैं देख पा रहा हूँ जो एडजस्टेड प्राइस है ऑलमोस्ट 200, और इससे पहले भी 15 सितंबर 2025 में भी ऑलमोस्ट 216-15 के आसपास एक सपोर्ट लिया था। आज अभी 235 के रेंज पे है। नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस है 273 280 के रेंज पे है, उससे पहले नहीं। तो ये जो मूव है मुझे लगता है कि कंटिन्यू रहेगा आगे भी। तो अगर किसी के पास भी है तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। एवरेज भी हम करके जा सकते हैं। इनफैक्ट फ्रेश यहाँ पे बाइंग भी अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है कि अभी ओपन है। 211 के आसपास का एक स्टॉप लॉस एंड अगेन 270 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। राइट, तो चलिए फिर 270 तक जाने के लिए तैयार हो रहा है एंजल वन। ये काउंटर को फोकस में ज़रूर रखेंगे। पर चलिए फिलहाल इसी के साथ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के उस पार भी हमारे तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम लगातार ले रहे हैं उनकी ट्रेडिंग कॉल्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है क्लोजिंग कॉल में, और हम लगातार तमाम एक्शन वाले शेयरों पर चर्चा कर रहे हैं और उसी कड़ी में अब कुछ और शेयरों को आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। और सबसे पहले लेकर आते हैं साई लाइफ। अचानक से ना इस शेयर में तेजी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर आप देखेंगे डेज लो से ये 4% अचानक से चढ़ा है। डेज लो इसका 981% का था, 981 रुपीज का था, और वहां से अब ये 1020 के भी ऊपर निकलकर आ गया है। जरा इसके चार्ट्स को एक बार चेक कराते हैं रूपक जी से। रूपक जी जरा इसको चेक कीजिए। साई लाइफ साइंसेस अपने 52 वीक हाइज की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। क्या कुछ मौके बनते हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल, मौके बन रहे हैं इसमें, क्योंकि 1-2 दिन का जो इनफैक्ट एक दिन का जो कंसोलिडेशन हुआ था अर्ली चार्ट पे, उसका ब्रेकआउट आया, वॉल्यूम भी पिकअप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है यहाँ से 1080 1100 तक जा सकता है। जिनके पास है तो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 998। जिनके पास नहीं है वो भी ले सकते हो 998 का स्टॉप लॉस के साथ फॉर टारगेट ऑफ 1100। बिल्कुल, तो 1100 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। ये राय रूपक जी की तरफ से साई लाइफ साइंसेस के ऊपर। डीएलएफ की बात करते हैं जरा, और ये सवाल हम प्रदीप जी से पूछेंगे। डीएलएफ देखिए आज 2 बजे के आसपास इसने आज का हाई बनाया 570 के आसपास का, और वहां से अब थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन तेजी अभी भी 3.5% के आसपास की है।
और कल भी देखा हमने कि कल भी अच्छी खासी तेजी डीएलएफ के अंदर आई थी। क्या ये एक रिकवरी का फेज शुरू हो रहा है? क्योंकि आप देखेंगे पिछले 1-2 महीने 3 महीने का परफॉर्मेंस तो डीएलएफ का अच्छा रहा नहीं है। 3 महीने में 20% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न ही दिया है इस कंपनी ने। प्रदीप जी, जरा एक बार चार्ट को चेक कीजिए डीएलएफ के और बताइए कि क्या ये ट्रेंड रिवर्सल दिखा रहा है क्या? बिकॉज ये जस्ट 9 EMA को टच कर रहा है, अभी भी 20 and 100 को क्रॉस करने के लिए पहले 658 के ऊपर क्रॉस करना पड़ेगा। तो जिस तरीके से एक तरफा सेलिंग प्रेशर हमने देखा था पास्ट में भी ओवर द मंथ देखने को मिला था, तो कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड सिचुएशन में चला गया था। तो मुझे लगता है कि ये जो रिसेंटली जो बाउंस बैक दिखा रहा है अभी भी ये कंफर्मेशन नहीं है, ये जस्ट ए नॉर्मल पुल बैक के हिसाब से मैं देख रहा हूं, लेकिन फंडामेंटल बहुत ही अच्छा है। 625 ब्रेक होने के बाद एक बार जो 200 DMA 698 के 700 के आसपास है वो टच करने जा सकता है। तो अगर किसी के पास पोजीशन है, मेक श्योर आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 540 के रेंज पे होल्ड करने का सलाह रहेगा, बने रहिए। 620 ब्रेक करने के बाद इसमें तेजी और भी कंटिन्यू होगा। ठीक है, 620 पार करने के बाद डीएलएफ में तेजी और बढ़ेगी, लेकिन देखिए रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर चला गया है और $1 का भाव है 92 रुपये 60 पैसे। अब ये मतलब इकोनॉमी के लिए तो निश्चित तौर पर एक बुरी स्थिति होती है और हम देखते हैं कि हमारा इंपोर्ट बिल वगैरह बढ़ने की आशंका बढ़ जाती है और ये सारे का सारा चीज़ें इंपोर्टेड हैं। जिस तरह से क्रूड में स्पाइक आया और ये रुपए में वीकनेस बढ़ी, अब रुपए में वीकनेस बढ़ती है तो ये एफआईज के आउटफ्लो को भी ट्रिगर करता है। हालांकि एक सेक्टर के लिए पॉजिटिव और वो है आईटी। मतलब जो भी कंपनीज है ना कि आईटी हो गया, फार्मा हो गया, जो अपनी कमाई डॉलर में करती हैं, उनके लिए रुपये के वीकनेस एक अच्छी मानी जाती है इसको। और आज हमने देखा भी कि आईटी शेयरों में बेहतरीन माहौल रहा। हालांकि ऊपरी स्तरों पर आईटी स्टॉक से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग जरूर आई है, बट फिर भी स्ट्रेंथ के रीजन एक और है कि सीएलएसए का बहुत ही पॉजिटिव नोट आया है इंडियन आईटी कंपनीज को लेकर। क्या कहा है सीएलएसए ने, जरा इसको समझ लेते हैं क्यों वो बुलिश हैं भारतीय आईटी कंपनीज को लेकर। हमारे साथ हमारी सहयोगी अशेषा अधवरी भी जुड़ गई हैं। अशेषा, बेहतरीन सेशन आज, इंडेक्स लेवल पर लगभग 4% के आसपास के गेंस। बताइए क्या बोला है सीएलएसए ने अपनी रिपोर्ट में? बिल्कुल, तो निफ्टी आईटी इंडेक्स 4% की तेजी के साथ सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर है और जैसे आपने बताया सीएलएसए की काफ़ी बुलिश रिपोर्ट निकल कर आई है और इसी के वजह से पूरे इंडेक्स में आज चौतरफा तेजी देखने को मिल रही है। सीएलएसए के एनालिस्ट ने मैनेजमेंट के साथ बातचीत की, आईटी के मैनेजमेंट्स के साथ, और उनका कहना है कि डिमांड अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओपन एआई और एंथ्रोपिक के जो मॉड्यूल्स आए थे उसके चलते और उसके बावजूद डिमांड पर कोई भी असर नहीं दिखा है और उनका मानना है कि हाँ, डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा डिले है, लेकिन उसके बावजूद ऑर्डर इनफ्लोज अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसी के चलते उन्होंने अपनी सेक्टर पर रिपोर्ट निकाली है। काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट है। सबसे पहले सेक्टर वाइज उनका क्या कहना है उस पर बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा रिटेल, ऑटो और हेल्थ केयर सेक्टर से डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। टेक में भी अच्छी खासी डिमांड है। बीएफएसआई में भी काफ़ी अच्छे टेलविंड्स नजर आ रहे हैं डिमांड को लेकर। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो उनका मानना है कि वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव है सभी आईटी प्लेयर्स के लिए। परसिस्टेंट सिस्टम्स पर हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म रेटिंग दी है उन्होंने। 8,058 रुपीज़ प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। तो करंट मार्केट प्राइस से कंपेयर करें तो 78% का अपसाइड नज़र आ सकता है, ऐसा उनका मानना है। कोफोर्ज पर भी हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म की रेटिंग, 2278 का टारगेट प्राइस, 113% का अपसाइड, यहाँ से स्टॉक डबल हो सकता है, ऐसा उनका मानना है। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, टीसीएस और एलटीआई माइंट्री पर आउट परफॉर्म की रेटिंग और HCL टेक और विप्रो, इन दोनों स्टॉक्स पर उन्होंने होल्ड की रेटिंग दी है। लेकिन ऑल वैल्यूएशन पर नजरिया पॉजिटिव। उनका मानना है कि डिमांड अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। स्टॉक्स ऑलरेडी काफ़ी पीट चुके हैं, जिसके चलते भी उनका नजरिया अभी पूरे आईटी सेक्टर पर काफ़ी पॉजिटिव है। ठीक है, शीशा तो कन्विक्शन है सीएलएसए का आईटी कंपनीज को लेकर और उनका ये कहना कि जो नए एआई प्लगइन्स टूल्स आए हैं एंथ्रोपिक या फिर अन्य कंपनीज के, उसके चलते इनकी जो नए डील्स है ना उसमें प्राइसिंग पावर इनकी कमज़ोर नहीं पड़ेगी और ये बहुत ही अहम है। हालांकि अगर आप आईटी शेयरों को देखेंगे तो चले बहुत थे, 4.25% इंट्राडे में ये ऊपर था इंडेक्स और अब थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई है। दिन के ऊपरी स्तर से लगभग 350 पौने 400 अंक नीचे आके निफ्टी आईटी आपको कारोबार करते हुए दिखाई देगा 29,675 के आसपास। एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद विवेक जी आपसे ना आईटी पर एक विशेष टिप्पणी चाहिए कि आज की तेजी से आप कितने खुश हैं। ये छलावा तो नहीं है, क्या ये टिक पाएगी? आपके एनालिसिस लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम आईटी सेक्टर को लेकर चर्चा कर रहे थे कि सीएलएसए की रिपोर्ट आई हो और सीएलएसए की रिपोर्ट के चलते हम देख रहे हैं कि आईटी में माहौल अच्छा हो रहा है आज। और विवेक जी से कमेंट ले लेते हैं। विवेक जी, अब अगर हम ईयर टू डेट देखेंगे तो इन्फोसिस हो गया, विप्रो या फिर टीसीएस, लगभग मतलब 22-24-25% ये शेयर नीचे आ गए हैं। आईटी सेक्टर में अगर हम टॉप 6 कंपनीज की बात करें, लगभग 7 लाख करोड़ का मार्केट कैप साफ हो गया है अपने रीसेंट हाई से। तो ये सीएलएसए ने थोड़ी देर कर दी क्या विवेक जी? थोड़ा पहले बोल देते, ये गिरावट से बच जाते हम लोग। आप कैसे देख रहे हैं? अभिषेक, आपको याद दिलाना चाहूंगा कि सीएलएसए को तो छोड़ो, आप अगर व्यूअर्स अपने शो को देखे तो भी उनको ये तो ज्ञान हो गया होगा। याद दिलाता हूँ, मैं जब मैंने आईटी के बारे में होगा मतलब हफ्ता भर या 10 दिन पहले की बात है, जब आपने पूछा था तब मैंने ये बोला था कि कोई जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन आईटी कंपनीज काफी बीएफएसआई को कैटर करती है, तो कोई भी बैंक ये नहीं चाहेगी कि जो एआई से रिटर्न कोड है उसका उस कोड को लेके उससे बनाया गया सॉफ्टवेयर वगैरह लेके एप्लीकेशन वो अपने बैंक में रन करे। तो ये ओवर एग्जैजरेशन है जो एआई का आया हुआ है, और आईटी में आपको कॉन्ट्रेरियन रहना चाहिए, ये मैंने क्लियरली बोला था। सीएलएसए तो बहुत बात बोल रहा है, तो जो हमारी बात उस टाइम सुन के अगर लिया है, आई थिंक गिरना चालू हुआ था। अगर मैं बीएससी आईटी की बात अगर करूं इंडेक्स की, तो 38,600 से लेके आज 28,700 के आजू बाजू चल रहा है, तो करीबन 10,000 पॉइंट का उधर सफाया हो गया था। और अगर वैल्यूएशन वाइज वापस बीएससी आईटी की बात करता हूँ, अगर चेक करते हो तो करीबन 28-29 पी का आज 21 चल रहा है, जो भी समझ लो एकदम लोअर एंड में चल रहा है। तो ऐसे कॉन्ट्रेरियन यस, आईटी काफी क्लाइंट्स को मैंने एडवाइस किया था और वो अभी सही साबित हो रहा है। वो एक और चीज एडवाइस की थी अभिषेक, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप परमिशन दो। बिल्कुल, मुझे याद आ गया आपने कहा था। और क्या पता सर, मतलब मैं ज्यादा तो नहीं बोलना चाहूंगा, इतना ही कह सकता हूं कि सीएलएसए के लोग भी तो टीवी तो देखते ही होंगे। 10 दिन पहले क्या पता उन्होंने 18 स्वदेश देखा हो। सही है। नहीं, अगर हमारे शो को देख के अगर वो व्यू पॉइंट चेंज कर रहे तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। आगे चल के भी ऐसा ही होना चाहिए। एक और चीज आपको मैंने कही थी, करीबन 4-1 दिन पहले मैं आपसे जुड़ा था, तब मैंने बोला था कि काफी क्लाइंट्स को मैंने आज ये एडवाइस किया कि अगर आपके पास 2 घर है तो एक घर बेच के वो पैसा बाजार में डालो, इतना अच्छा वैल्यूएशन है। और उसके बाद में लगातार पिछले 3 दिन से बाजार बढ़ रहा है। तो ये दूसरी एडवाइस है। अब किसने बेचा है किसने नहीं बेचा ये तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ व्यू कॉन्टेक्स्ट ये था कि मैं काफी बुलिश था, क्योंकि ये युद्ध अपना नहीं था, ये मैं बार बार बोल रहा था। और पिछले 3 दिन से बाजार लगातार ऊपर जा रहा है, तो ये दूसरी एडवाइस थी। अब देख लो। अब नहीं, आईटी वाली एडवाइस तो ठीक है, आईटी वाली एडवाइस ठीक है विवेक जी। अब दूसरी वाले पे क्या है ना कि मैंने ज्यादा बोला नहीं, क्योंकि क्या है ना कि सीबी के लोग और वित्त मंत्रालय के लोग भी देखते हैं वैसे चैनल हमारा, इसलिए मैंने दूसरे वाले पे ज्यादा ध्यान दिया नहीं आपकी बात पे। इसी के लिए घर बेचने वाला नहीं देखो, घर बेच के एक दिन में बेच के आप पैसा नहीं डाल सकते। कॉन्टेक्स्ट क्या था उसके पीछे कि हाँ भाई अभी वैल्यूएशन इतना सस्ता लग रहा है, तो इसके लिए आपके पास अगर पैसा है तो आपको श्योरली इन्वेस्ट करना चाहिए। तो लिटरली आप घर बेचने जाओगे तो 2-3 दिन में तो होने वाला नहीं है कुछ भी, लेकिन हाँ कॉन्टेक्स्ट क्या था, अगर आप कॉन्टेक्स्ट को समझते हो तो आप जो बोला था उसको आप अप्रिशिएट करोगे। समझिए विवेक जी आपकी, वो तो मस्ती मजाक की बात अलग होती है, लेकिन हाँ आपका अब देखिए कुछ और शेयरों पर जरा फोकस करते हैं। वारी एनर्जीज आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आप देखिए वारी एनर्जीज में तेजी अच्छी खासी आपको दिख जाएगी आज के सत्र में, और अच्छा खासा लॉन्ग बिल्डअप वहां पे दिख रहा है। 10-10.5% की तेजी भी आपको यहां पे दिख जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले एक खबर आई कि वारी एनर्जीज राजस्थान रॉयल्स के लिए टाइटल स्पॉन्सर होगी, और ये आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर की बात हम कर रहे हैं। तो स्टॉक में अच्छा खासा एक्शन है। हालांकि निश्चित तौर पे सिर्फ आईपीएल के स्पॉन्सर की वजह से इतनी तेजी नहीं आई होगी। जरा चार्ट्स पे चेक कराते हैं वारी एनर्जीज के। हम चलते हैं प्रदीप हल्दर जी के पास। प्रदीप जी जरा एक बार चेक कीजिए वारी एनर्जीज के चार्ट्स को। चलिए प्रदीप जी से हमारा संपर्क टूट गया है। प्रदीप जी को जोड़ेंगे, लेकिन तब तक एक काम करते हैं, इस पर हम सलाह जो है वो ले लेते हैं सौमिल जी से। सौमिल जरा एक बार चेक कीजिए वारी एनर्जीज के चार्ट्स को।
वारी एनर्जीज इस समय जो प्रीवियस स्विंग हाइज थे ऑन द मंथली चार्ट्स, ऑन द वीकली चार्ट्स, वो ऊपर की तरफ टूटे हैं आज के सेशन में, विच इज अ वेरी गुड साइन। आज के सेशन में ही 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, विच इज अगेन अ वेरी गुड साइन। तो ओवरऑल व्यू पॉजिटिव रहेगा। और ऊपर में मुझे लगता है कि पहला टारगेट 3340 के आसपास रहेगा और दूसरा टारगेट अराउंड 3640 के आसपास रहेगा। तो ये दो लेवल ध्यान में रखें एज अ टारगेट। और नीचे में एक सपोर्ट है 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, विच इज 294042। तो ये आप ध्यान में रखें। मुझे लगता है कि ये रैली जो आई है वो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा कूल ऑफ हो सकता है। आज के सेशन में 11% ऊपर है, थोड़ा सा कूल ऑफ हो, वहां पे आप खरीदने की कोशिश कीजिए और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने की कोशिश ना कीजिए। इसके अंदर पोजिशनली आप ओपन करिए पोजीशन, और ऊपर में अच्छे जो ऊपर के लेवल्स हैं 3640 के, वो टारगेट अचीव करने की कोशिश कीजिए। तो ये राय वारी एनर्जीज के ऊपर आपको मिलती हुई। चलिए जरा एफएनओ के शेयरों की बात अगर हम कर रहे हैं, एफएनओ की एक्शन की बात कर रहे हैं, तो एंजल वन को लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर। आप देखिए 3 जो पैरामीटर्स होते हैं ना एफएनओ के, कि प्राइस, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट, तीनों पैरामीटर्स पे ये शेयर जो है वो आज शानदार ग्रोथ दिखा रहा है। प्राइस भी बढ़ा है, ओपन इंटरेस्ट भी ज्यादा है और वॉल्यूम भी काफी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। जरा चेक कराते हैं कि ये तेजी कहां तक जा सकती है, क्या मोमेंटम दिख रहा है, और ये हम चेक कराएंगे लोकेश जी से। लोकेश जी जरा एक बार, इनफैक्ट एक काम करते हैं, इसके लिए हम प्रदीप जी के पास चलते हैं। प्रदीप जी एक बार जरा चेक कीजिए एंजल वन के शेयर को। ठीक है, प्रदीप जी से हमारा संपर्क अभी हो नहीं पाया है। अंशुल जी के पास चलते हैं। अंशुल जी जरा एक बार चेक कीजिए एंजल वन के शेयर को। सर एंजल वन में अगेन कैपिटल मार्केट सेगमेंट से एमसीएक्स और बीएससी हमने बाय दिया था, टारगेट्स भी अचीव हुए हैं और एंजल वन भी उसी में चल रहा है। 50% रिट्रेसमेंट, पूरे फॉल का जो 22 दिन में 25% आई थी, इसका 50% रिट्रेसमेंट और 50 पीरियड मूविंग एवरेज दोनों एक ही जगह पे है 242। तो 242 रुपए तक इमीडिएटली आ सकता है। 242 निकलना थोड़ा सा इसके लिए मुश्किल होगा। 50% रिट्रेसमेंट भी है, 50 पीरियड मूविंग एवरेज भी है और डेली चार्ट पे ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो 242 मेजर रेजिस्टेंस रहेगा, पहुंच जाएगा वहां तक, बट उसके ऊपर निकलना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। ऑलराइट, तो चलिए एंजल वन यहाँ पर हम काफ़ी एक अच्छा मूवमेंट देख ही रहे हैं। और जी हाँ, देखिए मार्केट भी अपने आप को कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से होल्ड करने में सक्षम है। इसी बीच जो है कई सारी थीम्स अच्छी तरीके से काम भी कर रही हैं, उनके बारे में लगातार हम समझ रहे हैं। देखिए अब बॉक्स ऑफिस पर भी धमाल होने वाला है, क्योंकि धुरंधर 2 कल रिलीज होने जा रही है। अभी तक पहले दिन के लिए 30 करोड़ की प्री बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है। यहाँ पर इलारा कैपिटल ने धुरंधर 2 पर वो क्या कह रहे हैं, किस तरीके की इलारा कैपिटल की उम्मीदें हैं कि कितनी यहाँ पर कलेक्शन होगी। चलते हैं हमारी सहयोगी कविता के पास, जो कि इस रिपोर्ट की पूरी जानकारी के साथ तैयार है। कविता बताइए क्या कुछ कह रहा है इलारा कैपिटल। बिल्कुल, यहाँ पर जो है सिनेमा लवर्स के लिए बहुत बिजी वीकेंड रहने वाला है, और जो सिनेमा लवर नहीं है वो भी धुरंधर 2 के इस बज़ को मिस नहीं करना चाहेंगे। कम से कम इस फिल्म के लिए तो आप सिनेमा लवर बन ही जाइए। इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि धुरंधर 1 का रिस्पॉन्स आई एम श्योर किसी ने भी मिस नहीं किया है, और धुरंधर 2 द रिवेंज लेकर अब पूरी तरह से हम सब जानते ही हैं कि यहाँ पर पेड स्क्रीनिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, और एडवांस बुकिंग की भी छप्पर फाड़ करके हम देख रहे हैं कि आंकड़े आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इलारा कैपिटल ने क्या कुछ कहा है उससे पहले कुछ तथ्य आपकी स्क्रीन पर हम रख देते हैं, और बेसब्री से जो भी लोग इंतजार कर रहे हैं इस फिल्म का, आपको बता दें कि यहाँ पर 19 मार्च को तो ये रिलीज होने ही वाली है, लेकिन 7 मार्च से हम जानते हैं कि धुरंधर 2 की जो है एडवांस बुकिंग वो शुरू हो चुकी है। कुछ बुकिंग के आंकड़े भी आपके स्क्रीन पर हम दिखाएंगे, जिससे ये अंदाजा होगा कि जोश और जुनून कितना हाई है इस फिल्म को लेकर। उम्मीदें तो छोड़ ही दीजिए, फिल्म में आगे क्या होने वाला है वो तो कोई सवाल पूछ ही नहीं रहा है, लेकिन हर किसी को इस क्रेज का हिस्सा जरूर होना है। कुछ आंकड़े अगर आपके स्क्रीन पर लेकर आए तो ओपनिंग वीकेंड के लिए वर्ल्ड वाइड लगभग 135 से ज्यादा एडवांस बिक्री के आंकड़े सामने आए हैं। पेड रिव्यू शो की भी अगर हम बात करें तो लगभग 40 करोड़ की एडवांस टिकट बिक्री का आंकड़ा यहाँ पे सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है।
रिलीज़ के दिन पूरे भारत में लगभग हम देख रहे हैं कि 4.5 लाख के आसपास की टिकट्स बिक चुकी हैं और 29 से 30 करोड़ की एडवांस बुकिंग अभी तक हो चुकी है। जी हाँ, और ये इन प्रोसेस है, मतलब ये आंकड़े और भी जल्दी बदल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ओपनिंग वीकेंड के लिए करीब 160 करोड़ की एडवांस बुकिंग का आंकड़ा जो है यहाँ पर इसके संकेत दिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर किस तरह से धुरंधर 1 ने इतिहास रचा है उसका भी आपको एक हम एस्टिमेट बता देते हैं। लगभग भारत में हम देखें तो 1000 करोड़ के आसपास की यहाँ पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुई है, 840 करोड़। वर्ल्ड वाइड तो हम जानते हैं कि 1200 करोड़ को भी इस फिल्म ने क्रॉस किया हुआ है। अपनी स्क्रीन प्ले को लेकर, अपनी कहानी को लेकर, अपनी पेसी डायरेक्शन को लेकर आदित्य धर का नाम आई एम श्योर यहाँ पर हर कोई घर घर में अब जानने लगा है इस फिल्म के बाद, और इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारी हिट डायरेक्टोरियल मूवीज अपनी दी हैं। बट हैविंग सेड दैट, अगर हम देखें धुरंधर 2 की लगभग प्री बुकिंग का आंकड़ा समझे यहाँ पर पहले दिन के लिए धुरंधर 2 की करीब 30 करोड़ की प्री बुकिंग, और आपको बता दें कि जवान और पठान के तर्ज पर ही फर्स्ट डे प्री बुकिंग का आंकड़ा यहाँ पे सामने आ रहा है। और धुरंधर 1 भारत की सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्मों में थी, और उसके बाद हमने देखा कि पुष्पा 2 ने लगभग 970 करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया। उसके बाद KGF थी, KGF 2 थी, RRR थी, जिन्होंने कमाई की है बहुत ज़्यादा, और उसके बाद बाहुबली 2 ने बॉक्स ऑफिस पे लगभग 1400 करोड़ तक का कलेक्शन भी किया हुआ है। और अहम बात यह है कि अब की बार धुरंधर 2 द रिवेंज में बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स हैं और बहुत सारे ऐसे प्लॉट ट्विस्ट हैं। रणवीर सिंह तो डेफिनेटली है ही है, लेकिन साथ ही अर्जुन रामपाल, संजय दत्त मेन लीड में है, और इतना ही नहीं आर महादेवन पर भी अब की बार सबकी नजरें रहेंगी। तो यस, इलारा कैपिटल के साथ साथ यहाँ पर आंकड़े तो बहुत अच्छे आ ही रहे हैं जो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जोश भी पूरी तरह से हाई है। जी हाँ, जोश काफ़ी हाई है और बहुत एक्साइटमेंट है धुरंधर मूवी के रिलीज़ को लेकर। और कल ही अब लॉन्च होने वाली है, और अब देखिए कई समय के बाद जो है एक अच्छी मूवी जो है लगती हुई दिखेंगी। और कल हमारा एक स्पेशल शो भी है, तो उसके लिए भी आप तैयार ज़रूर हो जाइए। पर जी हाँ, धुरंधर को लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट है, बट क्या PVR का स्टॉक एक्साइटेड है? आइए एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन जो है वो तगड़ी होने वाली है। आप देखिए 30 करोड़ की बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है, और क्या चाहिए अब? 100 करोड़ का आंकड़ा शायद ये कुछ ही दिनों में पार कर जाए। बट आज के सेशन में लगभग 1.5% की तेज़ी ऑलरेडी है। एक बार अंशुल जी क्विकली PVR पर भी अपना व्यू दे दीजिए। देखिए PVR में एक रेंज बनी हुई है, ऊपर में 1055 और नीचे 977, और 977 रीटेस्ट था ब्रेकआउट का, तो वापस से रेंज के अपर एंड 1055 तक आराम से पहुंच जाएगा। उसके ऊपर अगर निकलता है ब्रेकआउट मिलता है तो फिर फर्दर एक्सटेंशन 1110 तक रहेगा। फिलहाल के लिए 1055 का टारगेट पकड़िए, वहां पे हम जरूर इसको रिव्यू करेंगे। अगर वॉल्यूम ब्रेकआउट बनता है तो फिर 1110 तक एक्सटेंशन रैली प्ले करने की कोशिश करेंगे। ठीक है PVR आयनॉक्स। अच्छा, दिक्कत की बात यह है ना कि एक बार हमारी चर्चा हो रही थी, एक एक्सपर्ट थे जो मतलब इस स्पेस को ट्राई करते हैं, तो उनका ये कहना था, हमने पूछा भी था, मतलब जब धुरंधर 1 आई थी तो भी हमने देखा था कि 1-2 दिन PVR चला, फिर ठंडे बस्ते में चला गया। और मामला ये है कि देखिए एक फिल्म के सहारे ना ये थिएटर वाले स्टॉक नहीं चलेंगे। और अगर आप 2025 के अगर ब्लॉकबस्टर मूवीज की बात करें तो धुरंधर को छोड़ के आपको दूसरी कोई याद भी नहीं आएगी। 1000 करोड़ का कारोबार वैसे धुरंधर ने किया था वर्ल्ड वाइड, अगर हम कलेक्शंस की बात करें तो। अंशुल, आपने अपनी बुकिंग कर ली है? आपने टिकट बुक कर ली है? सर मिली नहीं है अभी तक, कोशिश जारी है। और इस बार बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि लास्ट टाइम तो फ्रेंड्स के साथ चले गए थे, तो इस बार वाइफ का है कि हमको साथ में चलना है लेकिन बच्चों को ले जा नहीं सकते, ऐसी पिक्चर है। तो अभी उसी कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हैं कि जाना किसके साथ है। जाना तो ये पक्की बात है, और जाना किसके साथ है ये अभी नहीं फाइनल हो पा रहा है। तो इस मामले में बड़ा महारथी हैं, आपके मित्र हैं ये प्रदीप हल्दर। प्रदीप हल्दर ने धुरंधर 1 लगभग 3 या 4 बार देखी है, और वो भी कहा मुंबई में रहते हुए। तो उससे जरा पूछिए, उनकी तो टिकटें बुक हो गई, क्या पता आपके लिए मिल जाए, कोशिश करके देखिए। मेरी भी टिकट बुक हो गई अभिषेक। प्री प्लान किया था कि चलिए धुरंधर आ रही है, जाना तो बनता है एक बार। बट आपने कराई टिकट बुक? नहीं, बहुत अच्छी बात है।
नहीं, मैंने तो सृष्टि, मुझे आज ही पता चला कि नहीं ये मतलब मूवी रिलीज होने जा रही है, तब मैं कोशिश करूंगा। लेकिन आपका तो खैर फिल्मों से पुराना प्यार है ना, तो आप तो खैर आपका बनता है टिकट पहले से बुक कर लेना सृष्टि। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। और धुरंधर की तो चर्चा होती रहेगी क्योंकि ये मूवी शानदार होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने भी मूवी देखी थी और मुझे भी धुरंधर 1 काफी पसंद आई थी और मतलब बढ़िया मूवी थी। अक्षय खन्ना को इतने अंडररेटेड एक्टर हैं, क्या कमाल की लाजवाब एक्टिंग उन्होंने की थी। लेकिन चलिए एक काम करते हैं, जरा BTST और STBT के ट्रेड समझ लेते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोमिल भाई, आपसे स्टार्ट करेंगे। अच्छी स्ट्रेंथ बाजार में और कुछ कुछ चिंताओं को बाजार पीछे झटक के छोड़ना चाह रहा है और उसमें कामयाब भी हुआ है। आप जरा बताइए कि स्टॉक्स में कहां पर आप कल के लिए ट्रेड लेकर जाने की सलाह देंगे? आई थिंक अगर मुझे यहाँ से ट्रेड लेकर जाना है तो आई वुड गो ऑन द बाई साइड, लेकिन आई वुड गो विद द हेवी वेट्स, जो लार्ज कैप्स हैं उनके साथ जाना चाहूंगा। आई वुड नॉट कैरी मिड कैप स्मॉल कैप्स। डेफिनेटली एक बहुत ही शार्प रैली है और बहुत ही अच्छा मार्केट कर रहा है और यहाँ से और भी ऊपर के लेवल्स में एक्सपेक्ट करूंगा, लेकिन लार्ज कैप को कैरी करने का ऑन द बाई साइड वुड बी अ बेटर आइडिया, बेटर स्ट्रैटेजी। एक्सिस बैंक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और एक्सिस बैंक मुझे लगता है यहाँ से और भी बेटर कर सकता है। 1230 के आसपास एक स्टॉप लॉस रखेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस है। मुझे लगता है कि ये ऊपर में 1300 रुपए तक जा सकता है। तो आई बी बेटिंग ऑन एक्सिस बैंक। लार्ज कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो ऑलरेडी बीटन डाउन है और मुझे लगता है कि इसमें अच्छी रैली हो सकती है। एक्सिस बैंक को लेकर ये व्यू हो गया। इस बीच आप देखिए सुजाता शर्मा जो कि ऑयल मिनिस्ट्री में स्पेशल सेक्रेटरी हैं, उनका बयान आ रहा था कि LPG की सप्लाई अभी भी चिंता का विषय है। देखिए हमारे 2 ऑयल टैंकर शिवालिक नंदा देवी आ गए हैं और अच्छा खासा LPG उनके जरिए आया है, बट ये कि हमारी जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब प्रोडक्शन रैंप अप करने के लिए कहा गया है। हमारी जो देसी जो घरेलू जो रिफाइनरीज हैं, देखते हैं कि किस हद तक जो डिमांड और सप्लाई का फिलहाल मिसमैच है उसको ब्रिज कर पाते हैं। लोकेश जी, आप बताइए आपका BTST ट्रेड क्या होगा? ओहो, लोकेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। काम करते हैं अंशुल जी से उनके ट्रेड समझ लेते हैं। अंशुल जी, अच्छी बात यह है कि बाजार ने अपनी स्ट्रेंथ को ना मतलब ज्यादातर बना के ही रखा है। हल्की फुल्की ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट टेकिंग आई है, तेजी का मोमेंटम है। क्या तेजी का कोई सौदा है जो आपको लगता है कि अभी अच्छी रफ्तार हम कल के सत्र में देख पाएंगे? सर, मार्केट में हल्का पुलबैक भी आता है तो रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और तेजी बनी रहती है। तो मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ ही बाई करके जाऊंगा। JB केमिकल एंड फार्मा, पहले भी हमने कई बार टारगेट्स इसमें अचीव किए हैं। आज फ्रेश ब्रेकआउट लास्ट आवर में बना है, 2125 के आसपास है, यहाँ पे बाई करके जाना चाहिए। 2075 का स्टॉप लॉस ले लीजिए और 2200 रुपए का टारगेट ले लीजिए। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ को ही बाई करके जाएंगे JB केमिकल एंड फार्मा। केमिकल्स और फार्मा यहाँ पर जो है आपको बाय करना है। ये पर्टिकुलर काउंटर जो है अच्छे मूव्स दिखा रहा है यहाँ पर BTST ट्रेड आता हुआ। इसके अलावा आज देखिए जितने भी गोल्ड रिलेटेड कंपनीज हैं उनमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव्स हैं। और एक और काउंटर की चर्चा करते हैं, वो है CSB बैंक। देखिए साउथ में इनका काफ़ी प्रेजेंस है, आज 10% के मूव्स ऑलरेडी दिखा रहा है। सोमिल, CSB बैंक क्या आप ट्रैक करते हैं? कोई ट्रेड यहाँ पर? CSB बैंक में अभी भी ये एक डाउन ट्रेंड में है। बाउंस जो आना था, मुझे लगता है कि इसके टारगेट्स ऑलरेडी अचीव्ड है। 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस अराउंड 400 रुपीज और वहां तक ऑलरेडी आज ये जंप कर गया है। मुझे लगता है कि हमें अब यहाँ से वेट करना चाहिए। 410 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आती है तब तक हमें इससे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। बाउंसेस ऑलरेडी कंप्लीट है, ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में है वीकली मंथली चार्ट्स पर, तो इससे अवॉइड करके चले। चलिए CSB बैंक यहाँ पर रखेंगे नज़र। अभी भी एक डाउन ट्रेंड में है ये काउंटर, बट कुछ लेवल्स को ज़रूर ध्यान में रखेंगे। पर चलिए फिलहाल इसी के साथ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा, हम जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है क्लोजिंग कॉल में और हम लगातार एक्शन वाले शेयरों पर डिस्कशन कर रहे हैं। कुछ देर पहले आपको एक फ्लैश हमारी स्क्रीन पर दिखा, अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर एक खबर आई। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है और कॉन्ट्रैक्ट करीब करीब 400 करोड़ का है। राजस्थान में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट डेवलपमेंट करने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है। हालांकि स्टॉक पर बहुत ज्यादा एक्शन दिख नहीं रहा है। अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट के एक छोटा सा स्पाइक आया, लेकिन उसके बाद वापस से जो है वो तेजी थोड़ी कम हो गई है। हालांकि 2.5% अभी भी ऊपर है। पिछले 3 महीने में आप देखेंगे तो 22-23% का नेगेटिव रिटर्न ही शेयर ने दिया है। जरा एक बार चेक करा लेते हैं अंशुल जी से कि अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट के चार्ट पर क्या कहानी दिख रही है उनको। अंशुल जी जरा एक बार बताइए इसकी स्टोरी। जब पिछले 11 हफ्ते में 29% करेक्ट हुआ है, अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट ओवरहेड सप्लाई बिल्ड है, इसलिए पॉजिटिव न्यूज के बाद भी जो स्पाइक आया उसमें ओवरहेड सप्लाई की वजह से सेलिंग आई। 10-20 डे मूविंग एवरेज रिजेक्ट हुआ है। इसमें किसी भी मीनिंगफुल अपसाइड के लिए एटलीस्ट 785 क्रॉस होना जरूरी है, उसके बाद ही किसी तरह की लॉन्ग अटेम्प्ट करना चाहिए। तब तक स्टॉक को कंप्लीटली अवॉइड मोड में डाल देना चाहिए फ्रॉम अ लॉन्ग पर्सपेक्टिव। और गलती से भी किसी दिन 722 के नीचे अगर क्लोज करता है तो वापस से 8 से 10% की डाउन साइड खुल सकती है। तो स्टॉक बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, लॉन्ग साइड में कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। और एक सर सुबह आपने सवाल पूछा था एमएमटीसी पे 61 रुपीज के आसपास, तब हमने डिस्कस किया था कि 61 निकलता है तो 63.86 तक जा सकता है। ये स्टॉक 61 के ऊपर सस्टेन करते हुए अपर सर्किट लगा दिया है 63.79 पे। यहाँ पे भी अगर किसी ने लिया है प्रॉफिट बुकिंग कैरी कर सकते हैं। एमएमटीसी की बात हो रही है, एमएमटीसी, एनएमडीसी नहीं, एमएमटीसी। बिल्कुल एमएमटीसी की बात हो रही है, मेटल्स एंड मिनरल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, एमएमटीसी की बात कर रहे थे हम। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिप्ला को क्या हुआ है जरा एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि सिप्ला 52 वीक लो पर पहुंच गया है अपने। और इस मजबूत बाजार में जब तमाम शेयर चल रहे हैं उसमें ये शेयर जो है वो टस से मस नहीं हो रहा है। गिरावट इसकी जो है वो बनी हुई है अभी भी। सौमिल जरा एक बार चेक कीजिए सिप्ला। कंपनी वैसे तो अच्छी है लेकिन परफॉर्मेंस दिखा नहीं पा रही है। 52 वीक लो पे पहुंच गया है शेयर ये। एब्सोल्युटली नेगेटिव स्टॉक, नेगेटिव पैटर्न्स है। एक फ्लैग पैटर्न बना था ऑन द डेली चार्ट जो नीचे की तरफ टूटा है। लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है हर एक टाइम फ्रेम में। सो इस समय डेफिनेटली अवॉइड करने की सलाह दूंगा। टोटली स्टे अवे फ्रॉम द स्टॉक। नीचे में अगर मैं देखूं तो द नेक्स्ट सपोर्ट इज अराउंड 1225। खासा नीचे सपोर्ट है, उसके नीचे 1190 के आसपास है। तो ये दो लेवल्स ध्यान में रखें। नेगेटिव स्टॉक है, दूर रहें इससे। फार्मा सेक्टर में दूसरे बहुत सारे स्टॉक्स है जो बहुत अच्छे लग रहे हैं। ग्लेनमार्क फार्मा है, बायोकॉन भी अच्छा है, लुपिन अच्छा है, डॉक्टर रेड्डी अच्छा लग रहा है। सो ये फार्मा सेक्टर में ये स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं। सो कीप एन आई ऑन देम। सिप्ला में से थोड़ा सा दूर रहे। ठीक है, ये राय होगी फार्मा स्टॉक्स पर। अंशुल जी आपने जेबीएम ऑटो तो बीच बीच में चेक किया ही होगा। सुबह जब मैं आपसे पूछ रहा था ना तो मतलब मैं थोड़ा हिचक रहा था, क्योंकि वॉल्यूम एक्शन तो दिख रहा था लेकिन 7% ऊपर था तो फिर हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन एक बार जरा आप चेक कर लीजिएगा। और मुझे राय चाहिए पॉलीकैब और केईआई। बढ़िया शॉर्ट कवरिंग हो रही है। हमने देखा था कि कॉपर के प्राइसेस में उछाल के चलते शेयरों पर ऊपरी सिरों से दबाव आया था और प्रॉफिट टेकिंग आ गई थी शेयरों में। आज चल रहे हैं दोनों के दोनों शेयर। कहीं ट्रेड बन रहा है आपके हिसाब से? जेबीएम ऑटो तो अपर सर्किट लग गया है 20% का। 529 के आसपास जो अपन ने ट्रेड लिया था, सारे टारगेट्स कंप्लीट हो चुके हैं और वॉल्यूम राइज है 7,940%। ट्रिमेंडस वॉल्यूम राइज है। बाकी केईआई में पैटर्न ठीक ठाक डेवलप हो रहा है। बाउंस बैक टुवर्ड्स 50 डे मूविंग एवरेज आ सकता है 4505 तक। तो इस स्टॉक में वैसे भी गिरावट लगभग 8 दिन नॉन स्टॉप गिरावट थी, तो बाउंस बैक टुवर्ड्स 50 डे मूविंग एवरेज आनी बनती है। लास्ट बचा पॉलीकैब, इसमें भी टुवर्ड्स 20 एंड 50 डे मूविंग एवरेज 7682 यहाँ तक पुल बैक आ सकता है। ये स्टॉक भी लगभग 7 से 8 दिन नॉन स्टॉप गिरा है, तो 2 से 3 दिन तक की पुल बैक इनमें भी बनी रहेगी।
ये मोटो यहाँ पर देखिए अपर सर्किट लगता हुआ दिखा है, 20% की तेजी। और ये काउंटर्स देखिए वॉलेटाइल होने के लिए ही जाने जाते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रा हो या फिर जेबीएम मोटो। जब ये चलने पे आते हैं तो रुकने का नाम नहीं लेते हैं। बट आइए क्विकली एक और काउंटर की चर्चा कर लेते हैं। और मैं देख पा रही थी कि आज सन टीवी में बहुत सरप्राइजिंग मूव्स हैं। देखिए आमतौर पर हम इसकी इतनी चर्चा करते हैं नहीं, क्योंकि ना रेडार पे आता है ना कोई न्यूज़ फ्लो इतना ज़्यादा है। बट आज एकाएक जो स्पाइक आ रहा है, स्पेशली जो स्पाइक पिछले 5-7 मिनट में आया है, वो थोड़ा सरप्राइजिंग है। लोकेश एक बार क्विक टेक दे पाएंगे सन टीवी पे, क्या कुछ इंटरेस्टिंग देख रहे हैं आप चार्ट्स में, क्योंकि 600 के पार निकला है। लोकेश शायद आप म्यूट पे हैं लोकेश। अच्छा, शायद लोकेश से हमारा संपर्क ठीक नहीं हो पा रहा है। बट अंशुल एक बार क्विकली आप ही क्यों ना टेक दे दीजिए सन टीवी पे। देखिए सन टीवी एक छोटे से रेंज के अंदर चल रहा है और रेंज है 633 ऑन दी अपसाइड एंड 530 ऑन द डाउनसाइड। रेंज के अपर एंड पे आने की कोशिश कर रहा है। फ्रेश लॉन्ग यहाँ से नहीं दिख रहा है। 595 का सपोर्ट है, 633 का रेजिस्टेंस है, बट ऐसा कोई ट्रेड नहीं दिख रहा है। इमीडिएट लास्ट 15 मिनट की स्पाइक है, शायद कैरी ओवर ना। सन टीवी यहाँ पर थोड़ा रेंज बाउंड ज़रूर लग रहा है, पर देखते हैं कल किस तरीके का कैचअप आता है या नहीं। बट इसी के साथ अंशुल और साथ ही साथ सौमिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, आज आपने समय निकाला और ढेर सारे काउंटर्स पर हमसे चर्चा भी की। पर चलिए अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। और आज का चमकता सितारा ज़रूर बना है आईटी स्पेस, क्योंकि हमने सुबह ही थोड़े बहुत मूवमेंट्स को ट्रैक किया था, या आपको बताया था कि किस तरीके से आईटी काउंटर्स में अच्छा जोश देखने को मिल रहा है। और दिन के दौरान देखिए क्या सरप्राइजिंग मूव, 6 से 7% के मूव्स मिड कैप आईटी कंपनीज ने दिए हैं, बल्कि दिग्गज आईटी कंपनीज ने भी आपको 2 से 3% के मूव्स दिए हैं। बट आईटी के अलावा भी आज पूरे ब्रॉडर मार्केट में कहीं ना कहीं रौनक थी, चाहे आप देख लीजिए मेटल पैक में से बैंकिंग काउंटर्स और साथ ही साथ ऑटो काउंटर्स में भी अच्छा रीबाउंड हमने आते हुए देखा है। निफ्टी की क्लोजिंग देखें तो देखिए 23,800 के ऊपर तो हम जरूर गए थे, बट 23,750 के ऊपर क्लोजिंग होती हुई दिख रही है। वहीं निफ्टी बैंक में भी अभी भी 400 से ज्यादा अंकों की तेजी है। उम्मीद है कि क्लोजिंग 55,300 के ऊपर ही होगी। इंडिया विक्स में आज जो है काफी अच्छा रीबाउंड आया है, लगभग 6% की गिरावट आपने इंडिया विक्स में देखी। हालांकि जो रुपया है वो थोड़ा सा कमजोर जरूर हुआ डॉलर के मुकाबले। आखिरी के 1 घंटे में एकाएक से स्पाइक जरूर आया, बट उसका मार्केट पे कुछ बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमने नहीं देखा। आइए एक बार क्विकली निफ्टी के गेनर्स की चर्चा कर लेते हैं। कहां पर देखा सबसे ज्यादा एक्शन, तो एटर्नल, जियो फाइनेंशियल्स, ये जो है निफ्टी के टॉप गेनर्स साबित हुए। साथ ही साथ ऑटो स्पेस में से मारुति और साथ ही एमएनएम पर हमने एक अच्छा ट्रैक्शन देखा। फाइनेंशियल स्पेस से एक्सिस बैंक में जो है काफी अच्छा मूव रहा और अदानी पोर्ट्स में भी लगभग 3% की तेजी रही। हल्के फुल्के फार्मा काउंटर्स प्रेशर में थे, साथ ही साथ एफएमसीजी पैक में हल्का रीबाउंड आते हुए देखा, बट बहुत कंसर्निंग नहीं रहा ये। अब पूरे एफएनओ स्पेस में से देखें तो एंजल 1 में आज बहुत स्ट्रॉन्ग मूव्स रहे। मनापुरम फाइनेंस ले लीजिए या फिर सीएसबी ले लीजिए, गोल्ड फाइनेंसेस में आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव हमने आते हुए देखा। और साथ ही केया इंडस्ट्री जैसे काउंटर्स जिनकी हाल फिलहाल काफी जमकर पिटाई हुई थी, उनमें भी आज हमने एक बहुत बेहतरीन रीबाउंड देखा। ब्रॉडर मार्केट स्पेस में से एमएमटीसी 20% का अपर सर्किट, ट्राइडेंट 11% का उछाल, स्टरलाइट टेक 10% की तेजी और सेरा सैनिटरी वेयर जैसे काउंटर, स्टाइल से रिलेटेड काउंटर्स, यहाँ पर जो है बहुत बेहतरीन मूव्स हमने देखे। गिरने वाले काउंटर्स में एमआरपीएल, यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई। आईटीआई 5%, लुड़का और सोलर इंडस्ट्रीज में भी लगभग 2.5% की गिरावट रही। और सरप्राइजिंगली एमसीएक्स में भी 2% से ज्यादा की हमने आज के सत्र में कमजोरी देखी। मेटल काउंटर्स आज हल्की गिरावट का ही शिकार हो रहे थे। हाल फिलहाल उन्होंने डिसेंट मूव्स दिखाए, तो कहीं ना कहीं वो थोड़े से ब्रीदर जरूर ले रहे थे। पर ब्रॉडर मार्केट स्पेस में आप देखें और खासतौर से एडवांस डिक्लाइन का रेशियो देखें तो देखिए 2400 से भी ज्यादा काउंटर्स रहे, जो कि आज हरे निशान में क्लोज होते हुए दिखे एनएससी पर, और मात्र 580 स्टॉक्स ही थे जो कि गिरावट का शिकार हो रहे थे। तो ऑल इन ऑल आज का सत्र काफी अच्छा रहा, क्योंकि आज ना ही सिर्फ हमने मोमेंटम बिल्ड किया, बट इसके अलावा ब्रॉडर मार्केट स्पेस से भी उत्साह काफी रहा।
बीटन डाउन नेम्स, बीटन डाउन सेक्टर्स में जो है हमने एक बेहतरीन रीबाउंड देखा। अब देखना ये होगा कि ये रीबाउंड आके किस तरीके से कंटिन्यू रहता है या नहीं, और यही समझने की कोशिश करेंगे हम कल के सत्र में। बट कल होने वाला है इंटरेस्टिंग, ना ही सिर्फ फेड और एफओएमसी को लेकर हलचल होगी, बल्कि जो है धुरंधर भी लगेगी, तो उसको लेकर भी जो है एक्साइटमेंट रहेगा। पर मार्केट में एक्साइटमेंट किस तरीके से आएगा ये हम समझेंगे। इसी के साथ मुझे और विकास और अभिषेक को दीजिए यहीं पर इजाजत, पर आप कहीं मत जाएगा क्योंकि आपकी कल की तैयारी जारी है और हम जल्द जुड़ेंगे आपके साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद।